चलिए जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो फिर आगे क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही होगी, उसके पीछे के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये कि काफ़ी दिनों के बाद हमारी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं, दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये इसके पीछे एक खुशी भी है कि काफ़ी दिनों बाद जो हम दोबारा क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, तो इस बात की खुशी है। जो आपको चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, पर इसके पीछे बिलीव करिए दोस्तों, एक बहुत गहरा गम भी है। मतलब हमें दुख भी मैं कह सकता हूँ है कि इतने दिनों से मैं आप लोगों के साथ में नहीं था। आप लोगों की जो स्टडी है इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसमें कुछ स्पीड अप, जो स्पीड है उसमें कमी आई होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे जो कारण था वो आप लोगों को हमने पिछले दिनों में कई बार बताया कि यह बहुत जरूरी हो गया था कि जो सीजी व्यापम ने छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस को चेंज किया था, तो उस कंप्लीट सिलेबस पर जो आपका नया सिलेबस है उस पर एक कंप्लीट एक नई बुक जो कि केवल आपके सिलेबस के लिए डेडिकेटेड हो। अभी हो क्या रहा है मार्केट में, आपको कंप्यूटर पढ़ना है तो आप कंप्यूटर की नॉर्मल बुक लेकर के आ रहे हो, और वहां से दिक्कत ये खड़ी हो रही है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सेम कंडीशन क्या हो रही है, मैथ्स के साथ में हो रही है। सेम कंडीशन जीएस के साथ में हो रही है, छत्तीसगढ़ के साथ में हो रही है। और बाल मनोविज्ञान और जो एक नया पोर्शन जुड़ा है खेल और छात्रावास प्रबंधन का, उसमें भी क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ रहा है। तो एक एक पाठ्यक्रम के लिए, एक सिलेबस के लिए आपको 5 से 6 पुस्तकों को का अलग अलग लेकर के आना पड़ रहा है और उसको कवर करना पड़ रहा है। तो इन सब से बचने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हमने लगातार पिछले 12-15 दिनों से हम इसमें जुटे हुए थे कि आप लोगों के लिए एक शानदार तरीके से एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आप लोगों के सामने आ पाए। इसीलिए यही कारण था कि आप लोगों की क्लासेस जो पिछले मैं कह सकता हूँ करीबन करीबन 12-15 दिनों से, 12-14 दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हमें बहुत खेद है, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसके पहले अनिश सर भी आप लोगों से रूबरू हुए थे, आपको उन्होंने बताया था कि क्या कारण है कि आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। खैर चलिए, जो कुछ भी था वो समय बीत गया। हमारी मेहनत, तो हमने जो मेहनत करी, जो हमने हार्डवर्क किया, वो तो आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन बिलीव करिए कि आप लोगों के लिए जो हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, एक बेहतरीन बुक आप लोगों के लिए लेकर के आना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में नहीं रहते हैं, कई मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। आपका चाहे हम सरगुजा संभाग की बात कर लें, चाहे बस्तर संभाग की बात कर लें, तो वह उन तक क्या होती है ना कि बहुत सारी जितनी बुक्स आप जो सिटी में रहने वाले हैं वो तो कवर कर लेते हैं, जाते हैं बुक स्टॉल में, नई नई बुक्स जो भी आ रही है उनको आप लेकर के आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है ना, सबके लिए नहीं हो पाता है। तो उनके लिए बेस्ट बुक लाना और उनको उनके घर तक उस बुक को पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी, जिसको हमने बखूबी पूरा किया है। और अब रहा सवाल आपके सिलेबस, जो हम आप लोगों को कमिटमेंट किए थे कि यूट्यूब पर आप लोगों को पूरी तैयारी जो निःशुल्क कराई जाएगी और समय पर कराई जाएगी, क्योंकि हमारे पास में समय सफिशिएंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यापम का जो नया एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें जो आप लोगों के इंट्रेंस एग्जाम है, ये प्री बीएड डीएड के जो एग्जाम है, पीटी आपकी पीटी पीएचडी पीएटी के जो एग्जाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक चल रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ये तो अच्छे से मालूम चल गया होगा कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे छात्रावास अधीक्षक के हों या शिक्षक भर्ती के हों, शिक्षक भर्ती का तो नोटिफिकेशन आप लोगों को तब देखने को नहीं मिला है, छात्रावास भर्ती परीक्षा की बात करते हैं, तो ये एग्जाम आप लोगों को किसी भी हाल में जुलाई के फर्स्ट वीक के पहले तो होना ही नहीं है। और यदि हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यदि चांस की बात करें, तो वो आपको जुलाई के लास्ट वीक में या जून आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में अभी भी बहुत सफिशिएंट टाइम है। एक बहुत बेहतरीन बुक हमारे सामने आ चुकी है। और सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर का, मैथ्स का, बाल मनोविज्ञान का, लगभग बाल मनोविज्ञान तो आपका समाप्त हो गया। कंप्यूटर और मैथ्स जो कि आपका 70% जो है सिलेबस वो कवर हो चुका है। तो अभी आपको किसी प्रकार से पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब निरंतर कंटिन्यूअसली आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। तो चलिए, अब मैं आप लोगों का इससे अधिक ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, क्लास को आगे करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम मैथ्स पे पढ़ रहे थे, वो हमने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट किया था। एलसीएम के क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए थे। कुछ एक दो प्रॉब्लम क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत लोगों को आ रही थी और आना वाजिब भी था। उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन के लास्ट के एक दो क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको पहले मैं आज कवर कराऊंगा। और आज के हम अपने टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं वो है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हम बोल सकते हैं महत्तम समाप्त वर्ग। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ। और उसको पढ़ने के पहले जो लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स रह गए थे एलसीएम टॉपिक पर,
उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों की क्लास आज की डेट से कंटिन्यूसली चलेंगी, बैक टू बैक चलेंगी, जब तक कि आप लोगों का हॉस्टल वार्डन का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। हालांकि अभी आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज पैकेज है, वो ये कि क्या आप लोगों की हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए नए पाठ्यक्रम के आधार पर ऑब्जेक्टिव बुक भी आने वाली है। पर उस बुक को कंपाइल करने के, उस बुक को बनाने के नाम पर अब आप लोगों की क्लास को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जितनी हमको मेहनत करनी थी हम उसमें बीच में कर चुके हैं। तो जल्द ही वो पुस्तक भी आप लोगों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी 8-10 दिन के अंदर में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आइए, तो देखिए जो आपकी बुक आ रही है छात्रावास शिक्षक की, जो हमने तैयार कर दिया आप लोगों के लिए, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जा चुका है, फिर भी आप लोग समझिएगा। पहली बात तो ये जो आप लोगों को बुक का कवर पेज दिखाई दे रहा है, ये आपकी बुक का कवर पेज होगा। दूसरी बात ये कि यह जो बुक है ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव बुक है, पूरी तरह से सब्जेक्टिव बुक है। एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सारे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, चाहे बात कर ले कंप्यूटर का, या बात कर ले मैथ्स का, या बात कर ले बाल मनोविज्ञान का, और इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेल शिक्षा और योगा साहित्य की बात कर ले, तो सारा कुछ नए पैटर्न पर, जो भी कुछ आपका जो नया सिलेबस है वो उस पर आधारित ये पुस्तक है। करना क्या है कि आप लोगों को यदि ये पुस्तक ऑनलाइन अपने घर पर चाहिए है, घर बैठे यदि आप लोगों को अपनी ये पुस्तक चाहिए है, तो आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको जो भी आप फोन पे या पेटीएम या जो भी आप पेमेंट मोड यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज करते हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और उसके पेमेंट की स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप भी करना है। क्या करना है आपको, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। बता दें आपको कि आपके घर पर बुक पहुंचाने तक का जो पुस्तक का प्राइस है वो कितना है, 400 रुपीज है। ठीक है, 400 रुपीज में ही आपको आपके एड्रेस पर बुक मिल जाएगी। जब आप इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो साथ में आपको अपना वर्तमान पता, पूरा पता भेजना है, पिन नंबर, मोबाइल फोन नंबर के साथ में। किसी भी प्रकार के पते में गड़बड़ी होने के कारण यदि पुस्तक आप तक नहीं पहुंच पाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा यदि आप अच्छी तरीके से अपना एड्रेस भेजते हैं तब। जैसे ही आपकी यहाँ से पुस्तक को पार्सल किया जाएगा या पोस्ट किया जाएगा, तो उसके एक दिन बाद में आप लोगों को उस पुस्तक का ट्रैकिंग आईडी भी दे दी जाएगी, आप जिससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा बुक के बारे में। अब बुक कैसी है, क्या है, अब आप लोग जो हमारी क्लासेस चल रही है अभी तक, यदि आप उससे सेटिस्फाइड होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि बुक में हमने कितनी मेहनत करी है। यदि हम अपनी क्लासेस को रोक सकते हैं बुक के लिए, तो आप बिलीव करिएगा, आप समझ सकते हैं कि हमने उसमें कितनी मेहनत की होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों को बस करना क्या है, जल्दी से इस पुस्तक को ऑर्डर करना है। ठीक है, चलिए, तो चलिए भाई, ये हो गया बुक के बारे में डिटेल। अच्छा, एक बात अब मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि यह जो बुक है यह आपको आपके नजदीकी, यदि आप बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई में रहते हैं, तो जो आपके नजदीकी बुक डिपो हैं, आप वहां, आपको करना क्या है, वैसे तो आप लोगों को मिल जाएगी। सपोज कोई बुक डिपो वाला ये बुक को नहीं रखता है, तो आपको जाकर सिर्फ उससे ये कहना है कि हमको इस पब्लिकेशन की यह बुक हमको चाहिए है। आपको जाकर के ये कवर पेज दिखाना है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में ये कवर पेज फोटो को डाल दिया गया है। और भी उससे अच्छी बात यह है कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में सारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं या जो भी सब्जेक्ट हैं उनके सैंपल फोटो भी आपको साथ में भेज दिए गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि बुक के अंदर का कंटेंट कैसा है। तो आप अपने बुक डिपो वाले के पास जाएंगे और उससे बताएंगे कि भैया हमें ये बुक चाहिए है, तो वह आपको 2-3-4 दिनों के अंदर में ये बुक बुलवा के दे देगा। हमारे पास में सफिशिएंट मात्रा में बुक हमने ऑर्डर की है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए केवल लिमिटेड बुक्स हमने छपवाई हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम प्रिंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी इस नंबर पे आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट उस पेमेंट स्लिप का भेजना है और साथ में अपना एड्रेस भेजना है। 400 रुपीज केवल इस बुक का प्राइस है। दोस्तों, ये आपकी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण पुस्तक ही साबित हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं जहां से हमने अपनी लास्ट क्लास को छोड़ा था। ठीक है, देखिए, यह जो क्वेश्चन था टाइप नंबर 13 का, ये जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन जो है विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ था। पर उससे भी अच्छी बात यह है कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है उसको छोड़ते हुए, जैसा कि वो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व किया और अपना आंसर निकाला।
वो यह बतलाता है कि आप ना केवल समझने में सक्षम भी हैं, आपने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा भी और अपना आंसर भी निकाला। आप में से कई लोगों का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, उसमें जहां तक आपका 7 जो है मिस प्रिंट हो गया था, ये टाइप होना भूल गया था 7, तो आप 5, 6 और 8 के आधार पर आप लोगों ने इसका एलसीएम निकाला और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और सभी का आंसर जिसका एलसीएम 120 आ रहा था, कब 5, 6 और 8 के आधार पर सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस क्वेश्चन में मैंने एलसीएम लिया था 840, क्योंकि देखिए क्या है कि जब कभी भी मैं आपकी क्लास लेता हूं तो किस क्वेश्चन को आपको मेरे को समझाने के लिए लेकर के आना है, और बकायदा मैं उस क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या समझाना है, मैं उस क्वेश्चन को खुद 4 से 5 बार पहले क्लियर करता हूं, ताकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए आप लोगों को। और इसके पहले भी जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो लगातार जो है क्लास लेते लेते एक एक क्वेश्चन को कई बार 5 से 6, 7, 8 बार भी क्या है हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्टली कई बार क्या है, आप पढ़ाते पढ़ाते जैसे आप कई बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको उसके आंसर भी याद हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन हमारे साथ में भी होती है, मेरे साथ में भी होती है कि कई बार क्या रहते हैं कि क्वेश्चंस के डायरेक्टली हमको एलसीएम या आंसर याद होते हैं, तो डायरेक्टली मैंने उसका आंसर या उसका एलसीएम मैंने क्या लिया था, 840 लिया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वहां पर 7 जो है मिस हो गया था। ये तो रही ये पहली बात। तो कुछ दोस्तों ने क्या कर दिया था, उसको सॉल्व कर लिया था, जो भी मिस प्रिंट था उसके बावजूद सॉल्व किया था और आप लोगों का आंसर सही आया था। दूसरी बात यह है कि कुछ मेरे दोस्तों का उसमें से ये आ रहा था कि सर हमको टाइप 13 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाया। तो चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एचसीएफ की ओर। आइए भाई, क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आए, वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले और उसमें पूछे कि सबसे छोटी संख्या, तो वहां आपको तुरंत दिमाग लगाना है। यदि आपको ये हिंट दे रहा है सबसे छोटी संख्या, मतलब क्या आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है? चलिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको क्या दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आए और वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहां क्या करना है, इस केस में सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकाल लेना है। और किसका एलसीएम निकालना है आपको, 5, 6, 7 और 8। जब आप 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालोगे तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा, यहां आपको एलसीएम मिल जाएगा 840। कितना मिल जाएगा आपको एलसीएम, 840। यही मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्टली क्या कर लिया था, इसका आंसर 840 ले लिया था, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, तो देखो इसका क्या आ गया, ये अपना एलसीएम आ गया 840। तो 840 क्या संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है। आपकी जो 840 है वह सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से क्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, 840 हो गया। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह इनसे यदि हम भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आए, रिमाइंडर जो आपका 3 आएगा, और वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। यहां पास कुछ स्टूडेंट दिमाग लगा सकते हैं कि जब हमसे क्या कह रहा है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब हम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो 840 आ रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लें। तो उसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये देना है कि वो क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करें। यहां वो आपसे एक्स्ट्रा बात कर ही नहीं रहा है। आप यहां पास इसको 9 लिख सकते हो, लेकिन आपका आंसर डिफरेंट आएगा। जितना प्रश्न में कह रहा है आपको उतना ही प्रयोग करना है, यहां आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम आ गया 840। लेकिन क्या बोल रहा है कि शेषफल 3 आए और वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो क्या हो गया कि ये 840 आ गया। अब इस 840 में हमको क्या कर देंगे, हम यदि हम 3 जोड़ देंगे तो 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा कि जब इस 840 में हम 3 को जोड़ देंगे और 5, 6, 7 या 8 से विभाजित करेंगे तो आपको हर केस में क्या दिखाई देगा, आपको हर केस में शेषफल 3 देखने को मिलेगा। लेकिन यह संख्या क्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, यह आपको चेक करना है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप 843 आपका क्या आ रहा है, आपका 843 आ रहा है। आप इसको 9 से विभाजित करके देख लो, आप इसको 9 से विभाजित करके देख लो तो कितना आएगा, यह होगा 9 9 81।
ये आ गया 3, ये आ गया 3। अब बताओ क्या ये आपका 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है? यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। मतलब यह है कि यहां हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि ये संख्या क्या हो, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 भी आए और पूरी तरह 9 से विभाजित भी हो। तो अब क्या करोगे आप इस संख्या में? एक काम और कर सकते हो, तो इसमें क्या करोगे आप, यहां पास इसको लिखोगे इस तरह से, या आप इसको एक काम करिए, देखिए ये तो क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया 840। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 जोड़ देंगे और मामला बन गया। 3 जोड़ देंगे शेषफल 3 तो मिलेगा, लेकिन वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ये हमने अभी चेक कर लिया। तो क्या करते हैं, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी, 843k प्लस 3। यह क्या होगी, यह आपकी अभिष्ट संख्या होगी, यही क्या आपकी संख्या होगी। लेकिन यहां पास हमको k का मान अभी पता नहीं है। ये हमने k का मान क्यों पुट किया कि हमको क्या करना है कि वह संख्या 3 शेषफल भी आए और 9 से पूरी तरह विभाजित भी हो। तो 3 तो हमने यहां पास लिख दिया, लेकिन वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित भी हो, तो हमको इस 840 में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा, जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, ताकि यह संख्या क्या हो, 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो ये जो आप हमने यहाँ पर जो k लिखा हुआ है, वो k हमने इसलिए लिखा हुआ है कि इस संख्या इसमें 840 में कुछ जोड़ तोड़ करें, कुछ गुणा भाग करें, कुछ ना कुछ परिवर्तन करें कि वो संख्या क्या हो, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप क्या करोगे, बस इस तरीके से इसको लिख दोगे। अब क्या करना है कि आपको k का मान निकालना है। तो जब आपको k का मान निकालना है, तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं उसको समझिएगा कि k का मान हम निकालें कैसे। तो यहां क्या करना है, देखो यहां पास आपको सिंपली 840 लिखना है, और क्या कह रहा है कि वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो एक बार 9 को 840 को 9 से भाग देके देखो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 9 से भाग करोगे तो कितना, 9 9 81, तो ये कितना आ गया 30। फिर एक बार भाग दोगे आप 9 से, तो 9 तिया 27, तो ये कितना आ गया यहां से 3। शेषफल कितना बच रहा है 3। अर्थात यह है कि 840 में यदि 9 से भाग दे रहे हैं, तो यदि हम 840 को 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3। तो यहां ये कर सकते हैं, या तो हम इस 840 में 3 को घटा दें, इस 840 में से 3 को माइनस कर दें, तो कितना होगा 837 हो जाएगा। कितना 837 हो जाएगा। तो क्या होगा 837 आपका 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। कब, जब 3 को माइनस कर देंगे, जो शेषफल आ रहा है यदि हम इसी को माइनस कर दें, तो आपका वो संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। या तो क्या कर सकते हैं कि हम इस संख्या में 3 बच रहा है, 3 में यदि हम 6 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9, तो फिर ये आपका पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगा। हम 3 को माइनस क्यों नहीं, 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 837, 837 आएगा। ये हमको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, वो आपका वह संख्या जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो, तो वो क्या होगा 840। तो हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, हमारा जो मान होगा वो 840 से ज्यादा ही होना चाहिए, किसी भी कंडीशन पे 840 से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 को माइनस नहीं करेंगे। अब हम 840 में कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो यदि हम 840 में 6 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 9 से विभाजित हो जाएगा। पर यहां बात नहीं बनती है, क्यों कि हमको यहां पास हर बार 3 भी क्या चाहिए है, हमको यहां पास 3 भी चाहिए है, कब शेषफल आए, संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित भी हो, शेषफल 3 भी आए। तो हमने क्या जुगत लगा ली यहां पास, समझिएगा। तो अब यहां पास एक बार फिर से देखिएगा, मैं कुछ यहां से हटा रहा हूं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितना आया आपका शेषफल 3 आया। तो आप इसको 840 के प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, देखना आप इसको लिख सकते हो 837 प्लस 3 के प्लस ये जो आपका 3 था पहले से, इसको आपने यहां लिख दिया। अभी आप इस 837 तो किनारे छोड़ दो, इसको पकड़ो 3 के प्लस 3 को। ये आपको 3 के प्लस 3 ही क्यों लिखना है, यहां पर हम यदि 6 और जोड़ते तो ये 9 से पूरी तरह विभाजित होता। लेकिन यदि हम मान लो सपोज कितना, यहां पर हम 6 और जोड़ दें, 6 और जोड़ दें, एक काम करते हैं, हमने इसको क्या कर दिया 846 कर दिया, 846 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से भाग देके देखो एक बार, 9 से भाग देके देखो, तो 9 9 81 होगा, ये 9 9 81 हो गया, ये 3 आया और 9 चौक 36, ये क्या हो गया, ये आपका पूरी तरह से क्या 9 से विभाजित हो गया। अब लेकिन क्या है कि हमको किसे भाग देना है, 5, 6, 7, 8 से भाग देना है। 9 से तो आपको भाग देने की बोले नहीं है, वो आपसे तो लास्ट में बोल रहा है कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या करो, अब आप यहां पास 846 में, आप यहां 846 में 5 से भाग देके देखो तो कितना होगा, 5 एकम 5, ये आएगा आपका 3, ये 34, 5 छक्का 30, ये आपका 4 और 6 और 5 नम्मा 45, ये आपका आ गया 45। शेषफल कितना है आपका 1।
तो यदि हम इस संख्या को 840 में हमने भाग देकर देखा 9 से, शेषफल 3 आ रहा है, यदि इसमें 6 और जोड़ते तो 846 बन जाता। 846 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, लेकिन हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 3 आए और 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखो ना, यदि हमने 6 जोड़ दिया और संख्या उसको हमने क्या मान लिया, 846 मान लिया। 846 हमने 5 से भाग देके देखा तो कितना आया, शेषफल 1 आया। अब आप कहोगे सर 6 तो जोड़ दिया और 3 पहले से और था, तो चलो एक काम करो, 546 को 549 कर लो, इसको क्या कर लो, 549 कर लो। अब फिर भाग के देखो कि कितना आएगा, यहाँ पास 4 आएगा, ये कितना हो गया 49 हो जाएगा, ये 49 4 आएगा। मतलब ये है कि आपको यहां पास ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, यहां आपको अननेसेसरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है सिंपली वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, तो क्या करना है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपने क्या किया, 840 को 9 से भाग दिया, देखा तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो क्या कर दिया, 840 को हमने क्या कर दिया 837 लिखा, और जो 3 रिमाइंडर आया था उसको हमने क्या कर दिया 3k। तो चलिए इसको मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं, यहां पास देखिएगा ध्यान से, चलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। देखो 840 है, 840 को हमने जब 9 से भाग दिया तो ये आपका 9 9 81 आया, ये आया 3 और 9 तिया 27, ये कितना आ गया आपका 3। तो 840 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पास देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 837 के, ये जो आपका 840 के है इसको मैं 837 के प्लस 3k लिख सकता हूं, है ना। और ये आपका पहले से 3 था तो ये कितना हो गया, प्लस 3 हो गया। चलिए अभी इसको आप साइड में रखो, हमको क्या करना है, लास्ट वाले को 2 को पकड़ना है और यहां पास k की एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि हम क्या करें कि यह जो k का ऐसा मान रखना है, कब क्या मान रखना है कि जो इसको k का मान रखने के बाद में यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो रख के देखो, k बराबर 1 रख के देखो, यदि k को 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 और 3 6, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। k का मान आप 2 रख के देखो तो 3 दूनी के 6 और 1 3 9, k का मान यदि आप यहाँ पास 2 रखोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी का 6 और 3 9। मतलब क्या हो गया, यह जो आपका लास्ट का ये संख्या थी, ये जो आपने देखा था, यह आपका k बराबर 2 रखने पर 9 से पूरी तरह विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पास k का मान क्या होगा, 2 होगा। तो वह संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पास में k का मान 2 रखना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पास देखना, ये आपने 840, k का मान आपने रखा 2 और ये कितना हो गया 3, तो कितना होगा, ये हो गया आपका 0, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी का 1680 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 1683। तो वह संख्या क्या होगी, जो इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 भी आए और 9 से पूरी तरह विभाजित भी हो, वह संख्या होगी 1683। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। चलिए देखिए, तो चलिए आज अपनी क्लास से हम चालू कर रहे हैं, नया टॉपिक हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से पढ़िएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। हमने एलसीएम में क्या देखा था, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एचसीएफ में क्या हो रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। क्या, विभाजित कर दे। तो विभाजित कर दे मतलब क्या, भाजक होगा, अर्थात वह संख्या क्या, भाजक होगी। यदि आप किसी संख्या में एक संख्या से भाग दे रहे हो तो वो संख्या क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। यहां पर सपोज आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ 6 और यहाँ ये 3, तो यदि आप 6 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी का 6। तो ये जो आपका 3 है ये क्या कहलाता है, यहाँ पास ये कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है, ये भाजक, ये कहलाता है आपका भाजक। तो यहां पास जिसकी बात हो रही है, आपका जो एचसीएफ है, ये इसी की बात हो रही है, किसकी, भाजक की बात हो रही है। इसको आपको ध्यान रखना, क्या कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। विभाजित कौन करता है, भाजक करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना दिमाग में रखना कि जो भी हम एचसीएफ में किसी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे वो क्या होगा, उन संख्याओं का भाजक होगा। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन को आगे और बढ़ाते हैं। पहला आप इसको इतना समझिए कि क्या होगा, वह एचसीएफ दी संख्याओं का भाजक होगा। अब कैसा भाजक होगा, कैसा डिवाइजर होगा, वो समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैंने जब आप लोगों को एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने आपको एलसीएम में
एलसीएम होता क्या है उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि एक ट्रेन है वो 3 दिन के अंतराल में चलती है, दूसरी ट्रेन 6 दिन के अंतराल में चलती है, चौथी और तीसरी ट्रेन 4 दिन के अंतराल में चलती है। तो वैसे उस एग्जाम्पल को लेकर के मैंने आपको समझाया था एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक उसी तरह से आपको इसको पढ़ना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देखिएगा कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 100 सेब है। हमारे पास में क्या है? 100 सेब। 100 सेब है। तो मैं आपसे कहूं कि हमारे पास में पहले क्या है? 100 सेब है, और एक तरफ क्या है? और एक तरफ है हमारे पास में दूसरी केस में 90 आम। इनको आप समझिएगा। चलिए देखिए 100 सेब है, तो मैं आपसे कहूं कि आपको इन 100 सेबफल को ऐसे समूहों में बांटना है कि प्रत्येक समूह में आपको इन 100 सेबफल के समूह में बांटना है। इन 100 सेबफल को आपको समूह में बांटना है कि प्रत्येक समूह में अधिकतम सेबफल आए, एक समूह में मैक्सिमम से मैक्सिमम सेबफल आ जाए। ऐसे आप कितने समूह इनके बना सकते हैं? तो चलिए पहले ये देखते हैं कि हम 100 सेबफल को कितने समूह में बांट सकते हैं। पहले तो ये देखते हैं, फिर बाद में तय करेंगे कि एक समूह में मैक्सिमम सेबफल की संख्या कितनी होगी। तो पहले देखते हैं कि हम 100 सेबफल के कितने समूह बना सकते हैं। तो 100 को मैं क्या बोल सकता हूं? 1 गुणे 100। मतलब क्या करते हैं कि हम 100 सेवफल का ही एक समूह बना देते हैं। लीजिए, यदि आपके पास में टोटल 100 सेवफल है और हमको एक समूह ऐसा बनाना है कि मैक्सिमम उसमें जो आपके क्या सेवफल आए, तो हमने क्या कर दिया कि 100 सेवफल का एक समूह बना दिया। तो कितने समूह बनेंगे? एक समूह बनेंगे। और क्या हो सकता है? हम 50-50 के 2 समूह बना दें। और क्या हो सकता है कि हम 25 के 4 समूह बना दें। ये भी पॉसिबल है। ये हो गया आपका क्या? 25 के साथ में। और क्या कर सकते हो कि आप 20 सेवफल के 5 समूह बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? यहां से देखिए, आप यहां से एक काम और कर सकते हो, 10 सेवफल के 10 समूह बना सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो क्या कर दिया हमने, हम इतने हमारे पास में पॉसिबल समूह है हम बना सकते हैं कि क्या एक समूह जो 100 सेवफल हो, या एक एक के 100 समूह, 50-50 के 2 या 2 के 50 समूह, 25-25 के 4 या 4-4 के 25 समूह, 20-20 सेवफल के 5 समूह या 5-5 सेवफल के 20 समूह, तो भी 100 होगा। और या तो क्या करेंगे, 10-10 सेवफल के 10 समूह। तो टोटल नंबर अब हमारे पास में कितने समूह बन रहे हैं? देखिए हमारे पास में 1, 2-2 के, फिर उसके बाद में 4-4 के, फिर हम कर सकते हैं 5-5 के, फिर इसके बाद में 10-10 के समूह बना सकते हैं, फिर इसके बाद में हम 20 के समूह बना सकते हैं, 25-25 के समूह बना सकते हैं, और 50 के भी समूह बना सकते हैं, और 100 के भी समूह बना सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हम 9 समूह बना सकते हैं 100 सेवफल के। ठीक है, 9 समूह। आइए अब समझते हैं आम में। आम में क्या हो सकता है? 45-45 के 2 या 2 के 45 समूह, 90 आम है। तो इसके बाद में और क्या हो सकता है? आप यहां से देखिएगा, 3 के 30 समूह या 30 सेवफल के 3 समूह, बात बराबर है। और क्या हो सकता है? आप इसको 15 सेवफल के 4 समूह भी कर सकते हो। है पॉसिबल? है पॉसिबल? नहीं, 15-15 के 4 समूह नहीं होंगे। देखिए, 3-3 के 30 समूह या 30-30 के 3 समूह, ये हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है? आप इसको और क्या कर सकते हो? 5, इसको आप कर सकते हो 5 के आप 18 समूह बना सकते हो, या 18 के 5 समूह बना सकते हो। ये है पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद में 6 समूह बनाओगे, और यहां पास 15-15 के 6 या 6 के 15 समूह बनाओगे, 15 6 90, ये हो सकता है। और लास्ट में क्या बचता है हमारे पास में? 9 के 10 समूह या 10 के 9 समूह। तो टोटल हमारे पास में कितने समूह हम बना सकते हैं उनको देखिएगा। 2-2 के 45 समूह, या 3-3 के 30 समूह, या 5-5 के 18, या 6-6 के 15, या 9-9 के 10 समूह, या तो 10 के 9 समूह बना सकते हैं, या तो हम बना सकते हैं 15 के 6 समूह, या हम बना सकते हैं 18 के 5 समूह, या 30 के, और ये आपका 45। तो कितने हमारे पास में बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समूह। तो हम 90 आमों के 10 समूहों में 90 आम को हम 10 समूहों में बांट सकते हैं। ये हमारे पास में आ गया। पर अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में 100 सेवफल और 90 आम है, तो आपको दोनों में उन समूहों को निकालना है जो कॉमन है। दोनों में ऐसे समूहों की संख्या जिसमें फलों की संख्या क्या हो? समान हो। तो कॉमन हमको निकालना है दोनों में। तो देखिए आप यहां पर समझिएगा, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो, पहले वाले में 2 है, दूसरे में भी 2 है, तो ये और ये कॉमन हो गया। और देखिएगा,
और क्या कॉमन आ रहा है? 4 है क्या? नहीं है। 5 है, हाँ 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 कॉमन है। और देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10 10 10 दोनों में है, ये हमने 10 निकाल लिया। अब कुछ मिल रहा है क्या? 25 है उस ग्रुप में? नहीं है। 50 है या 100 है? नहीं है। तो हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों ही ग्रुप से हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 10 आ रहा है। दोनों ही ग्रुप में ऐसे समूह जिनमें फलों की संख्या समान हो, तो ऐसे कितने समूह हैं इसमें? 2 2 के 50 है ना, तो 2 5 10। तो ये क्या हो गया, यहां पास से 3 समूह निकल के आए जो दोनों में क्या है? कॉमन है। पर यदि मैं आपसे पूछूं कि इन कॉमन समूहों में से भी ऐसा कौन सा समूह है जिसमें फलों की संख्या क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, तो आप बताओगे सर कि वो होगा आपका 10। 10 के 10 समूह बनाएंगे तो सेवफल के 10 समूह बनते हैं, और आपके 10 आमों के 9 समूह बनाओगे तो कितने? 90 आम होते हैं टोटल। तो इन कॉमन में भी सबसे अधिक जो है आपके जो समूह बनेंगे वो 10 के फलों के समूह बनेंगे। तो ये इन कॉमन में भी क्या हो गया? इन कॉमन में भी ये क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया, अधिकतम हो गया। क्या? अधिकतम हो गया। तो अब आप परिभाषा को पकड़ो, क्या हुआ? कॉमन, हाईएस्ट। तो आपको क्या बोलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो आप देख रहे हो 100, ये 1 2 4 5 10 20 25 50, या आप यहां जो देख रहे हो ये संख्याएं क्या है? यह 100 के फैक्टर हैं। ये क्या है आपकी जो आप देख रहे हो? ये क्या है? आपके 100 के फैक्टर हैं। यहां पास ये जो ये आप ये इनको देख रहे हो, ये क्या है? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड। आ रही है बात समझ में? तो हमने यहां से क्या देखा कि हमको यहां से ये मालूम पड़ा कि एक्चुअल में अच्छा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये महत्वपूर्ण समावर्त होता क्या है कि हम कभी भी हमको 2 ग्रुप से ऐसे ग्रुप को चुनना है जिनमें फलों की संख्या समान भी हो और अधिकतम भी हो। तो वह क्या होगा? यहां से तो हमने 10 देखा, परिभाषा क्या बनती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। मैं नहीं समझता हूं कि इससे भी बेहतर तरीके से कोई आपको एचसीएफ को समझा सकता है। तो चलिए इसको नोट करिए। एचसीएफ का ये क्या बेसिक था, आप लोगों के लिए लाइफ टाइम काम आने वाला है। कभी भी अब आप लोगों को एचसीएफ में यह सवाल खड़ा नहीं होगा कि आखिर ये एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब आगे इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, चलिए भाई। अब आता है एचसीएफ की पहचान। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आपके एलसीएम की क्या पहचान होती है, ठीक उसी तरह से आपके एचसीएफ की पहचान। यहां ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको देखने को मिले क्या, आपसे पूछे अधिकतम मान ज्ञात करिए। अधिकतम मान, यह आपसे कह दे बड़ी से बड़ी संख्या, यह आपसे कहे सबसे बड़ी संख्या, तो वहां आपको पकड़ लेना है। जब भी किसी इस तरह की टर्मिनोलॉजी या शब्दों का प्रयोग होगा तो आपको पकड़ लेना है कि वहां पास एचसीएफ की बात हो रही है। या एक और आता है आपके यहाँ पास से उभयनिष्ठ मापन। क्या? उभयनिष्ठ मापन, इसको हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन, दोनों में क्या? कॉमन। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन। या आपको बोल देगा साथ में क्या? बराबर। तो कभी भी आपको इस तरह से बराबर, उभयनिष्ठ या कॉमन, ये तीनों ही चीजें क्या है? आपस में एक है। या आपसे बोल दे अधिकतम मान, या आपसे कह दे बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो आपको वहां पकड़ लेना है क्या कि वहां पास हमसे एग्जाम में एचसीएफ निकालने की बात करी जा रही है। तो ये क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हम ये तय करते हैं कि एग्जाम में हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। और मैं आप लोगों को यहाँ पास एक बात और बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ, एचसीएफ को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको नोट करिएगा। एग्जाम में हो सकता है कभी डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछ भी ले, और पूछा भी जा चुका है। क्या? एचसीएफ को हम बोलते हैं अंतिम भाजक। इसका एक और नाम है अंतिम भाजक। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट फैक्टर, या हम उसको बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डिवाइजर। अब इसको हम अंतिम भाजक क्यों बोलते हैं या ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्यों बोलते हैं? तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्यों बोलते हैं या ग्रेटेस्ट फैक्टर क्यों बोलते हैं, आपको वो मालूम पड़ गया। क्या? हाईएस्ट फैक्टर का मतलब क्या? हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट इसलिए बोलते हैं, ये हमने अभी आपको देखा था एग्जांपल में 10 आपका क्या आया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था।
इसलिए हम इसको कई बार ग्रेटेस्ट फैक्टर या ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी कहते हैं। लेकिन इसको अंतिम भाजक क्यों बोलते हैं वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा, वो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा कि हम एचसीएफ को हाईएस्ट अंतिम भाजक क्यों कहते हैं, वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो चलिए देखिए, ये क्या हो गया, आपके कुछ शब्द हो गए जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है आप उसको पता करेंगे। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी को आप नोट करिएगा। यदि आपको बोल दें एचसीएफ ऑफ एक्स, दो संख्याएं हैं एक्स और एक्स, मतलब क्या, दोनों ही समान संख्याएं हैं। तो कभी भी आपको दो समान संख्याओं का एचसीएफ पूछता है तो उनका एचसीएफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्स ही होगा। यदि आपसे बोलता है, दूसरा नोट करिएगा, एचसीएफ ऑफ एक्स और आपको वाई दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसका जो एचसीएफ होता है वह बराबर होता है वाई एक्स के। इसका मतलब यह है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप यहाँ x लिख रहे हैं और y लिख रहे हैं, या आप यहाँ पहले y लिख रहे हैं और x लिख रहे हैं, ये दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, या आप यहाँ पास में 9 और 15 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, या आप यहाँ पास 15 और 9 का एचसीएफ निकालें, बात क्या है, बराबर है। ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए। फिर आगे देखते हैं एचसीएफ की और क्या क्या प्रॉपर्टी है। यदि आपको देता है, यहां पास देखिएगा, यदि आपको देता है एचसीएफ ऑफ एक्स वाई बराबर, यदि आपको के दिया हुआ है, यदि आपको एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई बराबर के दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा एचसीएफ ऑफ एक्स भागे के और वाई भागे के बराबर क्या होता है, एक होगा हमेशा। इसको आपको नोट करना है, ये प्रॉपर्टी को आपको नोट करना है। इसको यदि ड्राइव करने जाएंगे तो एक है ना 15-20 मिनट आराम से ले लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भूले भटके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आए, आपको बने, इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आपको बहुत कम बुक में, बहुत कम नोट्स में आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, लेकिन यदा कदा कभी भी ये एसएससी सीजीएल वगैरह या अदर स्टेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए और देखिएगा, इन प्रॉपर्टी को नोट करिए। और यहां पास एक कंडीशन और होगी, इस केस में एक कंडीशन और होगी कि y जो होगा वो हमेशा क्या होगा, x से बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी। इसको नोट करिए। इसके बाद में और देखिएगा, यहां से यदि आपको बोलता है एचसीएफ ऑफ, ये आपको दिया हुआ देखिएगा क्या कि एचसीएफ ऑफ x और y ये बराबर होगा एचसीएफ ऑफ x और x प्लस वाई। किसके, एचसीएफ ऑफ दो संख्याएं x और y हैं, वह किसके बराबर होगा, x और उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगा। या तो फिर ये बराबर होगा एचसीएफ ऑफ, यहां क्या लिखोगे आप, x और x माइनस वाई, ये क्या हो गया आपको। तो ये जो दो संख्याओं का एचसीएफ है x और y, या एचसीएफ ऑफ x प्लस वाई, ये बराबर होगा एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई के। ये तीनों ही क्या होंगे, एक तीसरे के बराबर होंगे। इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और बचती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। आज की हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोगों को पैसेज बना के रखना है, क्योंकि आज की अकेली क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन को देखने को मिलना ही मिलना है। यदि आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम से एक आध क्वेश्चन पूछता है। जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वो एचसीएफ से बनते हैं, और या तो फिर एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन से बनते हैं। तो आज हम उन दोनों कैटेगरी को उसमें सॉल्व कर देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो धैर्य बना के आराम से पढ़िएगा, किसी प्रकार की घबराने की या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्लासेस थोड़ी सी आपकी लंबी जाएंगी। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या बचती है, यदि आपके पास में दो संख्या है, पहली संख्या हमने इस तरह से लिखा और दूसरी संख्या को हमने इस तरह से नोट किया, हमारे पास में दो संख्याएं हैं। तो यदि आपको बोलता है एचसीएफ ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ जो होगा वह बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, एक तो ये, दूसरा पहली संख्या और दूसरी संख्या का आप क्या निकाल लोगे, एलसीएम। पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम, क्या, पहली और दूसरी संख्या का योग और पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम।
इनके 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 एचसीएफ के बराबर होता है। इसको आप नोट करिएगा बहुत ध्यान से। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं भी दी हुई दो संख्याओं का एचसीएफ उन दो संख्याओं के योग और उन दो संख्याओं के एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको आपको अभी आगे इस पर आधारित आप लोगों को भर भर के क्या देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको नोट करिएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ उन दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, नोट करिए। चलो भाई, तो ये क्या हो गई आपकी एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, एक प्रॉपर्टी और छूटती है। यदि आपको भिन्न, है ना, यदि कभी आपको जो एचसीएफ है वो आपको भिन्न, कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ हो तो कैसे निकालोगे। सपोज आपको दिया हुआ है a बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। यदि आपसे बोलता है कि आपको इसका a बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो यदि आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, आप निकालोगे एचसीएफ ऑफ, ऊपर आपको अंश क्या क्या दिया हुआ है, ए, सी और ई, और नीचे आपको क्या कर देना है, एलसीएम। जितना भी आपका हर है या डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या, बी, डी और एफ। तो हर का आपको, सॉरी, अंश का आपको एचसीएफ निकालना है और हर का आपको एलसीएम निकालना है। कब के केस में ये क्या कर रहे हो, आप निकाल क्या रहे हो, एचसीएफ निकाल रहे हो ए बाई बी का, सी बाई डी का और ई बाई एफ का। ये क्या निकाल रहे हो आप, एचसीएफ निकाल रहे हो। किसके बराबर होगा वो, इसके बराबर होगा। एलसीएम निकालते आपको आता है। अभी मैं आज की क्लास में आप लोगों को एचसीएफ निकालना सिखा दूंगा। तो जब कभी भी आपको भिन्न के फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, बस करना क्या है, अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। तो चलिए, ये आपकी हो गई एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आपके इसके आगे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और उसके पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि दी हुई संख्याओं का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए, नोट कर लिए इसको। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं समझाने के लिए। जैसे आप ले लो 273, आपको क्या करना है, अब आपको एचसीएफ निकालना है। क्या देख रहे हैं आप, एचसीएफ निकालने की विधि। तो आप निकालो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 273 और क्या है 312, 312 और क्या है आपका 351। आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। मैं डायरेक्टली बड़ी संख्याओं को ले रहा हूं क्योंकि छोटी संख्याओं का वो आपको एचसीएफ निकालने को देगा नहीं, वो भी इतना बेवकूफ नहीं है। और हमको कुछ बड़ी संख्याओं पे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं ले रहा हूं, है ना, बिना समय बर्बाद किए। पहले मैं आपको 2, 4, 6 का निकालना सिखाऊं, 5, 8, 12 का निकालना सिखाऊं। अभी कोई आप 8वीं 10वीं के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए सीधे हम एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, निकालना पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं निकालना सिखाता हूं वो हमारी विधि है गुणनखंड विधि। क्या, सबसे पहले हम जो मेथड देख रहे हैं वो है आपका गुणनखंड मेथड। तो आपको यहाँ पास से कुछ नहीं है, ये देखो। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको फैक्टर में, इनको फैक्टर्स में कर लेना है, क्या, डिवाइड कर लेना है। तो फैक्टर में कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो आप ये देखो इस तरीके से। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, 3 से हो रही है। 3 से भाग देखो, 3 नंबर 27, 3 एकम 3। अब इसके बाद में ये किससे डिवाइड हो रहा है, चेक करो। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 2 आया, 7 तिया 21, 13 आया, और ये 13 एकम 13। तो मतलब आप यहाँ पास क्या कह सकते हो, यहाँ पास देखिएगा 273। ये क्या, 273 के कितने फैक्टर आए, 3 गुणे 7 गुणे 13। ध्यान से देखिएगा। और क्या है हमारे पास में 312। 312 को लिखो, 312 के फैक्टर निकालो, कितना होगा, ये 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नम्मा 18। 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 एकम 3 तिहाई, और फिर जा रहा है ये डायरेक्टली 13 से। तो आपका 312 के कितने फैक्टर हो गए,
गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक इसी तरह से अब आप क्या निकाल लोगे, ठीक इसी तरह से आप निकाल लोगे 351 के लिए। ठीक है, क्या निकाल लोगे आप, ठीक इसी तरह से 351 के लिए निकाल लोगे। चलो निकाल लो इसको। देखो 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से, हाँ 3 से चले जाएगा, 3 से देखो, 3 एकम 3 एकम 3 सत्ते 21। अब क्या 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पर चेक करिए, हाँ बिल्कुल जा रहा है। 3 एकम 3 तिहाई, 3 तिहाई 9, 2 आया, 3 नम्मा 27। फिर 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 एकम 3 तिहाई, और ये क्या हो गया आपका डायरेक्टली 13 से, 13 एकम 13। तो 351 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आप लिख दोगे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, गुणनखंड मेथड देख रहे हैं। इतने लंबे तरीके से आप कहोगे सर यदि हम एग्जाम में एचसीएफ निकालने बैठ गए तो हो गया हमारा बनका ढार। लेकिन मैं आप लोगों को ये मेथड इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस कहां देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, वहां आपको ये मेथड काम आने वाला है। तो चलिए समझिए पहले इसको। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पास से 273, 312 और 351 का हमने यहाँ पास क्या गुणनखंड निकाल लिए। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। जब कभी भी आप एचसीएफ निकालोगे ध्यान में रखना, क्या आपका लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर क्या न्यूनतम घात है ना, ध्यान रखना, क्या न्यूनतम घात, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को आप, न्यूनतम घात, न्यूनतम घात, और क्या, और क्या, एवं, एवं इन दोनों में क्या कॉमन, यानी कि समान, न्यूनतम लीस्ट पावर और क्या कॉमन। जब कभी आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको ये दो चीजों को ध्यान रखना है, क्या न्यूनतम घात हो और कॉमन हो। अब आप देखो इन तीनों में, इन 273, 312 और 351 में, तीनों में जो है कॉमन क्या है, तो आप बताओगे। देखो पहले 3, इसमें भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। और क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 7। 7 इसमें है, नहीं है, इन दोनों में नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। 13, 13 है तीनों में कॉमन। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, कॉमन। अब क्या करना है, आपको लोवेस्ट पावर देखना है किनकी, जो कॉमन हो। तो कॉमन में देखिए, जैसे आप यहां देखोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 लिख सकते हो, है ना। तो लेकिन यहां पास में क्या है, इसको आप 3 गुणे 3 गुणे 3 को क्या कर सकते हो, आप 3 की घात 3 लिख सकते हो। लेकिन हमको क्या लेना है, कॉमन देखना है और लोवेस्ट पावर या लीस्ट पावर देखना है। तो हम यहाँ पास 3 गुणे 3 की घात 3 है, यहाँ पास देखना क्या है, यहाँ पास 3 की घात 1 है। हमको क्या लेना है, जिसकी कॉमन हो और लोवेस्ट घात हो। तो हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे। हमने किसको ले लिया, 3 को ले लिया। दूसरा यहाँ पास देखो 13 13 13, तो 13 तो आपका मिनिमम क्या है, तीनों में क्या है, सिंगल सिंगल। यहाँ पास 13 की घात कितना है, 1 1 1। तो यहाँ पास क्या है, 2 3, तो किसी में घात आ ही नहीं रहा है, पावर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पास सिंपली क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और लिख देंगे 13। समझिएगा क्या देखा, पहले कॉमन देखे और फिर न्यूनतम घात वालों को देखे। यहाँ पास देखिए आप, यहाँ पास कि 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, यहाँ पास 3 की घात 3 है। तो हमने यहाँ पास 3 की घात 3 नहीं लिया, हम 3 की घात 3 कहां ले रहे थे, एलसीएम में ले रहे थे। एलसीएम में क्या था आपका, कि जो हाईएस्ट पावर था, जो आपके अधिकतम घात थी, उसको हम ले रहे थे। यहां हम क्या कर रहे हैं कि यहां हम कॉमन ले रहे हैं। एलसीएम में ऐसा नहीं था, एलसीएम में जो कॉमन नहीं था उसको भी हम लेते थे। यहाँ पर जब एलसीएम आप निकाल रहे होते ना, तो आप 7 को भी काउंट करते, लेकिन हम यहाँ पास एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कॉमन देखना है और उन कॉमन में लिस्ट पावर देखना है, न्यूनतम घात को देखना है। तो हमने यहाँ पास हमने क्या देखा, 3 गुणे 13 देखा। तो कितना आ गया, 3 गुणे 13 कितना होगा, 39। ये 39 क्या है, ये आपका इस संख्याओं का 273, 312 और 351 का क्या है, क्या है, एचसीएफ है। इसको आप नोट करिएगा। ये आपकी फैक्टर मेथड, ये आपकी गुणनखंड विधि है। ये बहुत काम आने वाली है एग्जाम में, कब मैं आपको बताऊंगा। इस मेथड से हमको एग्जाम में कभी भी एचसीएफ निकालना है दी संख्याओं का, तो नहीं निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वहां उसका उपयोग करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट करिए। चलो तो भाई ये हो गया हमारा पहला मेथड, क्या, गुणनखंड विधि। अभी देखिए क्या था हमारे पास में, 273 और क्या था, 312 और क्या था, 273, 312 और 351। हम क्या निकाल रहे थे, इनका एचसीएफ निकाल रहे थे। अभी हमने पहला मेथड देख लिया, गुणनखंड विधि।
अब हम दूसरा निकालते हैं भागफल विधि। क्या? भागफल विधि। दूसरा मेथड क्या है? भागफल मेथड। ये मेथड हमको अब अपने पूरे एग्जाम में, पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्या? भागफल विधि, है ना। तो देखिए ये इसमें क्या करना है, जब कभी भी आपको दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले आप देखो कि सबसे अधिकतम संख्या कौन सी है। तो सबसे अधिकतम मान किसका है? 351 का है। और उसके बाद जस्ट उससे कम वाला, तो आपको क्या है, यहां पास दिखाई दे रहा है 312। दी हुई संख्याओं में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 351 है। अधिकतम अधिकतम मान किसका है? 351 का है। और उससे छोटी संख्या कौन सी है? 312 है। तो आपको क्या करना है कि दो उन संख्याओं को चुन लेना है जो सबसे अधिकतम हो और उसके बाद वाली। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू किसकी? 351 की है। और उसके बाद वाली क्या है? 312। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 351 ऐसे लिखना है। अब आपको भाग देना चालू करना है। कब तक? जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। किससे भाग दोगे? आप इसको 312 से भाग दोगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग कैसे देंगे? बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, बस देखिएगा। 351 में 312 का भाग देखना है, मत दिमाग लगाओ। दुगना करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आप एक बार करोगे तो कितना आ गया? 312 आ गया। 11 में से 2 गया, बचा कितना? 9। ये कितना है? यहां पास से ये 2 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, बचा कितना? 3। अब क्या करना है? ये आपका कितना आ गया? देखिएगा कितना आ गया? रिमाइंडर 39 आ गया। अब क्या करोगे आप? इस 39 जो 39 आया है और ये क्या है आपका? 312। अब आप 312 को यहां उतार दोगे। कैसे? इस तरीके से। पहले हमने 312 से 351 में भाग दिया। कितना शेषफल आया? 39 आया। अब जो शेषफल आया है ना, तो उस शेषफल से हम इसमें भाग दे देंगे। किसमें? 312 में। तो आप इसको भाग देके देखो तो ये कितना आएगा। यदि आप इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो 8 से भाग दोगे इसको आप। 3 अट्ठे 24। किससे आप भाग दोगे इसको? 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24। तो 8 या 24। यदि आप 39 को 8 से भाग दोगे, मतलब 8 से गुणा कर देखो तो 8 या 24 और 9 अट्ठे 72। कितना आ रहा है? 2 7 4 11 और 1 312। मतलब 39 से आप 8 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? 312। देखिए ध्यान दीजिएगा, शेषफल कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 0 0 0 आया। यदि आपका रिमाइंडर शून्य आता है, 0 आता है, बस आपको वहीं रुक जाना है। वहां पास आपको पूर्ण विराम लगाना है और ये क्या होगा आपका? 39 ही क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। समझ में आया? तो हमने जो लास्ट वाले मेथड में इसमें गुणनखंड विधि से हमने देखा था, तो हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था? 39 आ रहा था। और हमने जब इस मेथड से निकाल के देखा तो क्रॉस चेक हो गया, हमको मालूम पड़ गया कि हमारा कितना आ रहा है? एचसीएफ 39 आ रहा है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए बस सेकंड स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एचसीएफ को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं अंतिम भाजक। यहां पास देखिए 39 क्या है? ये 39 क्या है? भाजक है। क्या? भाजक है, डिवाइजर है। इसीलिए हम इसको अंतिम भाजक बोलते हैं। किसको? आपके एचसीएफ को। कि देखिए पहले 312 से भाग दिए तो कितना आया था? 39। और 39 को 312 में भाग दिए तो कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। यह क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया। मतलब क्या है? ये अंतिम भाजक है। इसके बाद में अब 0 आ रहा है, मतलब आगे भाग नहीं बढ़ेगा। तो यही क्या है? ये अंतिम भाजक है। इसलिए एचसीएफ को अंतिम भाजक के नाम से क्या? इसलिए यही कारण है कि शेषफल किसको? एचसीएफ को अंतिम भाजक के नाम से जाना जाता है। चलिए ये हो गया क्या आपका? एचसीएफ कितना आ गया? 39। पिछले क्वेश्चन में, पिछले मेथड से कितना आया था? 39। चलिए इसको नोट करिए। अभी आगे फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 24 32 40। चलिए आपके पास में बोलता है 24 32 40। इसका एचसीएफ निकालिए। सिंपली अब हम निकालेंगे सारे जो क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे भागफल विधि से। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। उससे छोटी संख्या क्या है? 30। 40 को 30 से भाग दोगे तो कितना आएगा? ये हुआ आपका 10। ये भाग दोगे तो कितना आएगा? यहां से आपका ये 10 तिहाई 30। कितना आ गया एचसीएफ यहां पास आपका? अरे सॉरी, कितना है? 24 32 40। मैं वहां पास 30 ले लिया था। देखिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है? 40। सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका? 32। इसको 32 से भाग देंगे तो 32 एकम 32। कितना आएगा? 8। अब क्या करेंगे? ये जो आपका 8 आया है इसको हम 32 में भाग दे देंगे। तो 8 चौक 32।
रिमाइंडर कितना आया? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा आपको वहीं रुक जाना है, और जो आपका लास्ट भाजक होगा क्या है? यहाँ आपका 8, ये क्या है? आपका एचसीएफ। ये क्या है? आपका एचसीएफ। इस तरीके से क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक 168, 189 और 231 लीजिए। 168, 168, 189 और 231। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? यहाँ 231। भाग किससे दोगे? 189 से। 189 से क्यों भाग दे रहे हैं? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद उससे छोटी संख्या, जस्ट उनको हमको उठाना है, दो संख्याओं को उठाना है हमको। यहाँ 168 से कोई मतलब नहीं है, सीधे इसको भाग देंगे। 2 बार भाग जाएगा नहीं, एक ही बार भाग जाएगा, तो कितना? 189। 11 में से 9 गया, बचा 2, ये हो गया 10। 10 13 में से 10 गया, बचा कितना? 3, है ना। और ये 2 से 2 कट गया, कितना आया? ठीक है, कुछ गलती हो रही है। 168, 189, 231। अच्छा, 11 में से 9 गया, बचा 2, ये अब यहां पास आएगा 9। 13 में से 9 गया, 13, 9 और 13, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये कितना हो गया? 4। कितना आ गया? 42। अब यहां पास क्या करेंगे हम? 189 को 42 से भाग देंगे, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी के 8, 168। तो ये कितना बार जाएगा? 168। 4 बार जाएंगे तो कितना होगा? 168। ये कितना आ गया? 1। 8 में से 2 गया, बचा कितना? 8 में से 6 गया, बचा 2। इतना आ रहा है। अब क्या कर देंगे? यहां पास बचा क्या है? 42। 21 दूनी का 42। शेषफल कितना आया? 0 आया। शेषफल 0 आएगा तो अंतिम भाजक को पकड़ लेंगे, तो हमारा अंतिम भाजक यहां पास में क्या है? 21। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आएगा? 21। ये क्या है आपका? एचसीएफ। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है आपको? एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। एचसीएफ निकालने के मेथड हमने देखे। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया? एचसीएफ की हमने परिभाषा देख ली, एचसीएफ के हमने प्रॉपर्टीज देख ली, और एचसीएफ निकालने के हमने मेथड देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करते हैं टाइप बाय टाइप अपने क्वेश्चंस को। ठीक है? ठीक है भाई। तो समझ में आया इस तरीके से क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है, और कौन सा मेथड अप्लाई करना है हमको? भागफल विधि से हमको एचसीएफ अपना निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। टाइप 1। टाइप 1 में हमारे पास में क्या क्वेश्चन था? टाइप 1 क्वेश्चन जो था आपका, ठीक है, तो टाइप 1 के अंतर्गत जो था वो क्या था कि जितने अभी तक हमने एचसीएफ निकालने देखे, मतलब टाइप 1 के अंतर्गत मतलब क्या कि दी हुई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। तो जितने भी हमने अभी तक जो हमने ये देखा कि 2 तरीके से हमने निकालना सीखा, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा हमने देखा भागफल विधि से। तो कभी भी आपको ये सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि आप दी हुई संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है? आपको भागफल विधि आपको अप्लाई करना है, और आप क्या करोगे? संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। अब बढ़ते हैं, देखिए टाइप 2। टाइप 2 में आपसे क्या बोल रहा है? ओके, एक क्वेश्चन मिस है ना, तो मैं उसको आप लोगों के लिए इसको यहाँ पास बोर्ड में नोट डाउन करता हूं। देखिएगा टाइप 1 में क्या है। यदि आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं, क्या 2 संख्याएं दी हुई हैं। एक आपको दिया हुआ है P और आपको दिया हुआ है Q। P बराबर आपको दिया हुआ है क्या? P बराबर दिया है 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 10 और गुणे 5, 3 की घात 10 और गुणे 5। और आपको Q बराबर दिया हुआ है 2 की घात 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 की घात 5 गुणे 3 गुणे 7। और आपसे एग्जाम में बोल रहा है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, किस एग्जाम में आया हुआ है, शायद तक ये आपके पटवारी में या आरआई में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है कि आपसे पूछ ले एचसीएफ ऑफ P और Q आपको निकालना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे? तो यही मेथड जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको जो गुणनखंड विधि है, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि P बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10 गुणे 5 दिया हुआ है, Q बराबर 2 की घात 5
गुणे 3 गुणे 7 दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को जब आपको इसका एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो क्या बताया था मैंने आपको, यहां पास से दो टर्म निकालना है। पहला तो क्या कॉमन, और दूसरा क्या है उन कॉमन में लीस्ट पावर वाला। तो आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। बताओ, पहले में 2 है, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है, पहले में 5 है, क्या दूसरे में 5 है? नहीं है। दूसरे में 7 है, क्या पहले में 7 है? नहीं है। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। अब क्या करना है कि हमको इन 2 और 3 के लीस्ट पावर न्यूनतम घात वाले अंकों को लेना है। तो आप देखो यहां पास 2 की घात कितना है? 3 है, और यहां 2 की घात 5 है। किसको लोगे आप? 2 की घात 3 वालों को लोगे। किसको लोगे? 2 की घात 3 वालों को लोगे, अर्थात क्या? लीस्ट पावर वाले को। तो क्या लिख लिया हमने? 2 की घात 3 लिख लिया। अब क्या कॉमन है? यहां पास 3 कॉमन है। किसकी घात कम है? इसकी घात दिख रहा है आपको 1 है, इसकी घात 10 दिखाई दे रहा है। तो क्या कर दोगे? यहां आप गुणे 3 कर दोगे। ये क्या आ गया आपका? यहां से क्या आ गया? यहां से आपका एचसीएफ आ गया। तो कितना हो जाएगा? देखो आपका एचसीएफ 2 की घात 3 मतलब क्या? 8, और ये क्या आपका 3, तो 8 तिहाई 24। ये क्या आ गया आपका? एचसीएफ आ गया। तो कभी भी आपको इस पैटर्न में आपको देता है क्वेश्चन और पूछता है कि इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला आप क्या देखोगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखने के बाद में देखोगे आप इसमें कि लिस्ट पावर या लोवेस्ट पावर। लिस्ट या लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूनतम घात। तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। पहले कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, और उन कॉमन में सबसे न्यूनतम घात किसकी है उसको आप क्या करना है, उसको आपको लिख के उनका गुणा कर देना है। इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड मेथड था, इसलिए मैंने आपको गुणनखंड मेथड बताया था। वहां भी हमने क्या देखा था? पहले कॉमन टर्म देखा था और उनकी न्यूनतम घात देखा था। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 24। ये आपका हो गया टाइप 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 3 की घात 25 और 3 की घात 35 माइनस 1, 3 की घात 25 माइनस 1 और 3 की घात 35 माइनस 1 का क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्त याद करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज याद रखिएगा। कभी भी आपको दिया हुआ है a की घात m माइनस 1, और क्या दिया हुआ है आपको? a की घात n माइनस 1। यदि आपको दिया हुआ है और आपसे बोलता है कि आप इन दोनों का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? अर्थात क्या? एचसीएफ ऑफ क्या? एचसीएफ ऑफ a की घात m माइनस 1 और a की घात n माइनस 1 का एचसीएफ क्या होता है? इसको यहां पास देखिएगा, क्या लिखोगे? a की पावर एचसीएफ ऑफ m और n माइनस 1। ये क्या निकाल दोगे आप? इसका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ ऑफ a की पावर m माइनस 1 और a की पावर n माइनस 1। यहां पास में क्या देखिए, यहाँ आपका जो बेस है ये क्या है? सेम है। बदल क्या रहा? केवल घात का अंक बदल रहा है, m और n चेंज हो रहा है, और यहां भी माइनस 1 है और यहां भी क्या है? माइनस 1 है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? a की घात एचसीएफ ऑफ mn माइनस 1। अब क्या निकालना है आपको? यहां पास में एक्चुअल में निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है 25 और 35 का। निकालिए एचसीएफ ऑफ 25 और 35। कैसे निकालोगे? 35 लिखे सबसे बड़ी संख्या, और यहां पास तो दो ही संख्या है, तो ऑटोमेटिक 25 से भाग दोगे तो 25 एकम 25 कितना जाएगा? यहां पास आपका आएगा 10। 25 को 10 से भाग दोगे तो 10 दूनी का 20, कितना आएगा? 5। अब आप क्या करोगे? 10 को 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी का 10, रिमाइंडर कितना आया? 0। यहां से कितना हो गया आपका? एचसीएफ कितना आ गया? 25 और 35 का एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। तो चलिए यहां पर पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 की घात कितना है? 5 है, माइनस 1। ये क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3 की घात कितना होता है? 5 बराबर होता है 243 और माइनस 1। ठीक है, ये डायरेक्टली मेरे को याद है इसलिए मैंने पुट कर दिया है। आपको याद नहीं है तो आप इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार लिख के इसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे 3 की पावर 5 का मान कितना होता है? 243 होता है। घटाओगे 1 से कितना आएगा आपका? 242। ये क्या हो गया आपका? इस संख्या का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। नोट करिए। मैं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको, और एक भी सिंगल टाइम ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो या जिसके ना पूछे जाने की संभावना हो। सभी प्रकार के टाइप को हम अपने क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास क्या है? एचसीएफ जो है काफी लंबा है, 2 क्लास में लोगे तो ऑलरेडी समय जाना है, इसलिए मैं आज की क्लास में ही कोशिश कर रहा हूँ एचसीएफ को समाप्त करने की। अब हम अपनी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी क्लास लंबी जाएगी
क्योंकि क्लास बहुत दिन बाद में हो रही है तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा और साथ ही साथ क्या होगा, आपका एक ही क्लास से एचसीएफ समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा टाइप 2। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 9 बचता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पास मैं आपको बहुत बड़ा हिंट दिया है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या वह सबसे बड़ी संख्या, जैसे ही आपको ये दिखाई देता है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खटाक से आपको मालूम चल जाना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। यहाँ आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो। तो आप 134 का और 159 का और 184 का क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। यहां मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं एचसीएफ को आपको बार बार निकालूंगा तो क्लासेस और लंबी होगी, इसलिए मैं यहां पास एचसीएफ नहीं निकाल रहा हूं। आप लोग घर में एचसीएफ निकालिएगा और मैच करिएगा। ठीक है, तो जो इसका एचसीएफ आता है वो आपका होगा, तो यहां आप यदि आप इन संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा कितना, 25 आएगा। ठीक है, यहां क्या निकालोगे आप, 25 आएगा। अच्छा, यहां आपसे क्या कर रहा है कि एचसीएफ नहीं निकालना, कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इस संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल आए। कितना, 9 शेषफल आए। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया आपको बताने में। देखिए हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पास, 134, 159 और 184, और कभी भी आपसे कहता है कि शेषफल कितना, 9, मतलब क्या हो रहा है कि हर बार क्या हो रहा है, हर बार आपको शेषफल समान आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। हर बार शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या करोगे आप, यहां से क्या करोगे, कुछ नहीं, आपको जो दी हुई संख्या है उसमें से आप 9 को माइनस करोगे। 134 में से आप 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। इसके बाद में 150 में से यदि आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 159 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 150। और 184 में से यदि आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 9 4 15, 175। ये तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है कि 9 से क्या करना है, दी हुई संख्याओं को घटा देना है। तो 134 में 9 घटाएंगे तो 125 आया, 150 और 175 आया। अब जो संख्याएं आपको प्राप्त होगी, आपको उन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो आपको यहां पास में क्या निकालना है, एचसीएफ आप 125, 150 और 175 का आपको क्या निकालना है, यहां से एचसीएफ निकालना है। अब आपको मैंने एचसीएफ निकालना सिखाया हुआ है क्या, कि सबसे बड़ी संख्या आपको पकड़ना है 175 और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 150 है। भाग देके देखो कितना आएगा 150 से, ये आपका आया 5 और 7 में से 5 गया बचा 2, 50, 150। तो 25 चौक 100, 25 दूनी 50, तो ये 6 बार जाएगा तो कितना आएगा, यहां से आपका 150, शून्य शून्य शून्य, शेषफल कितना बचेगा, शून्य। अर्थात 125, 150 और 175 का आपका जो एलसीएम आएगा, सॉरी एचसीएफ आएगा, कितना वो आएगा, वो आपका 25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, वो हो गया 25। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जब आपसे कहता है कि सेम मतलब सब कंडीशन पे यदि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 134, 159 और 184 को भाग देते हैं तो शेष फल हर बार कितना आता है, 9 आता है। तो क्या करना है कि दी हुई संख्याओं में क्या करना है कि आपको 9 को माइनस कर देना है और फिर जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका आपको एचसीएफ निकालना है। जो आपका एचसीएफ आएगा वह उस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका टाइप 3। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर समान शेष बचे। पिछले बार क्या था कि प्रत्येक दशा में शेषफल 9 आ रहा था, इस बार क्या कह रहा है कि समान शेषफल बचे। जब कभी आपसे बोलता है समान शेषफल बचे तो कुछ नहीं करना है, जो आपको दी हुई संख्याएं हैं पहले तो ये पता करना है कि करना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। बताइए कैसे पता करेंगे कि आपको दिए हुए प्रश्न में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। सीधा आपको देखना है कि वह सबसे बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम मान या उभयनिष्ठ या कॉमन या बराबर, आपसे कभी भी प्रश्न में आपको शब्द दिए हो तो आपको क्या निकालना है, वहां आपको एचसीएफ निकालना है। तो दी हुई संख्या क्या है, आपको यहाँ पास दी हुई संख्या कितनी है, 545, 863 और 969।
और शेषफल की क्या बात कर रहा है, समान शेषफल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाना है, दूसरी को तीसरी से घटाना है और तीसरी से पहली को घटाना है, और आपको जो संख्याएं मिलेंगी उनका एचसीएफ निकालना है। मतलब देखिए, आपको 863 में दूसरी में आप घटा दोगे पहली संख्या को 545 को, फिर आप तीसरी में 969 में किसको घटा दोगे, 863 को घटा दोगे, उसके बाद में आपका तीसरी से क्या घटा दोगे, आप पहली घटा दोगे 545 को। और जो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, जो संख्याएं यहां आपको प्राप्त होंगी, उनका क्या करोगे आप, यहां पास से आंसर उनका एचसीएफ निकालोगे। तो कितना आता है, देखिए 863 में यदि आप 545 घटाते हैं, यदि आप 863 में 545 घटाते हैं तो आपका आता है 318। 969 में 863, तो 9 में से 3 गया तो ये आपका आ गया 6, यह होगा आपका 106। और 969 में 545 घटाओगे तो कितना आएगा आपको, यहां से 9 में से 5 गया, बचा आपका कितना, 9 में से 5 गया तो बचा आपका 4, यानी कि ये कितना आ गया आपका 424। तो क्या करना है कि आपको इस तरीके से ये संख्याओं को निकालना है। अब जो संख्याएं आपको मिली है 318, 106 और 424, आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकाल लो, कितना आएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 424 है, और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, 318 है, 318 है। निकालो, 318 से एक ही बार जाएगा, 18, 14 में से 8 गया, बचा कितना हो गया यहाँ पास 6, और ये आपका 2 से 2 और ये 106। अब आप क्या करोगे, 318 इधर लिखोगे, 106 को आपको 318 में 106 का भाग देना है, तो 3 बार गुणा करके देखो तो 3 एकम 306 18, पूरी बार जा रहा है, तो ये कितना हो गया 318। शेषफल कितना आया, 0। तो यहां से आपका एचसीएफ कितना आया, यहां से आपका एचसीएफ कितना आ गया, 106 आता है। यह आपका क्या है, यही आपका आंसर है। जब कभी बोलता है समान शेषफल बचे, तो पहली संख्या से दूसरी को, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से पहली को माइनस करना है, और जो संख्याएं आपको मिलती हैं उसका एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आएगा वह इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको यदि 2934 तथा 3254 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः, अब शेषफल देखिए अलग अलग आ रहा है। पहली बार क्या 9 आ रहा था, दूसरे केस में क्या देखा, समान शेषफल था। अब क्या आ रहा है कि दोनों बार शेषफल अलग अलग आ रहा है, एक बार 11 और एक बार 15 आ रहा है। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है कि आपका पहली बार इस संख्या को एचसीएफ में भाग देने पर 11 और 3254 में भाग देने पर 15, तो क्या कुछ नहीं करना है, आपको यहां पास दिखना है संख्या क्या आपको दी हुई है, संख्या आपको दी हुई है यहां पास 29 34, और दूसरी संख्या क्या दी हुई है आपको यहाँ 32 54, ये दो संख्या दी हुई है। और शेषफल कितना क्रमशः आ रहा है आपका 11 और 15, तो पहली संख्या का शेषफल कितना आ रहा है 11, और दूसरी संख्या में शेषफल कितना आ रहा है 15। इसको आप माइनस करो तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4 में से 1 गया, बचा 3, ये 2, 29 23, और 14 में से 5 गया तो कितना हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 2, यानी कि हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया आपका 32। तो ये कितना हो गया 32, 39 और 29 23। अब क्या करना है कि आपको इसका एचसीएफ निकाल देना है, किसका, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको इसका एचसीएफ आंसर में कमेंट करके बताना है कि कितना आपका एचसीएफ आ रहा है, और जो इस संख्या का एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर होगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको 29 23 का और 32 39 का आपको एचसीएफ निकाल के बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने 3 टाइप के प्रश्न देखे, कब, शेषफल बचने वाली स्थिति पर, और हमने पकड़ा कैसे कि हमको एचसीएफ क्यों निकालना है, हमको दिया हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या। तो ये आपको हिंट मिलेगा एग्जाम में, प्रश्न में। ठीक है, और जब अलग अलग शेषफल आएगा तो अलग अलग बार उनको माइनस कर देना है। समान शेषफल आएगा तो पहली को दूसरी से, दूसरी को तीसरी से, और तीसरी को पहली संख्या से, या जितनी भी संख्याएं दी हुई हो उसी क्रम में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यदि आपको बोलता है कि 4 आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो जो संख्याएं दी हुई होंगी उससे उस शेषफल को माइनस करके और उनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेम, लगभग ये सिमिलर टाइप के थे पर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं।
देखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके व्यापम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर को देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया कि आपके ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम में। क्या कह रहा है, देखिए, यदि ए बी का एचसीएफ 12 है तथा ए और बी धनात्मक पूर्णांक हों, इस प्रकार की ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, तब ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। किसके? ए और बी के न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। ये आपको क्या दे दिया है? ए और बी के न्यूनतम मान दिया हुआ है। किसके? ए के और बी के। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। कैसे? देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी के न्यूनतम मान। अब आप देखो यहां पास ए का मान कितना है 12 और बी का मान कितना है 14, और कंडीशन क्या दिया है, ए बी से बड़ा होगा। बताओ मेरे को, 12 14 से बड़ा कि छोटा है? आप कहोगे सर 12 14 से छोटा है। मतलब इस केस में क्या है, यदि आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो यहाँ बी ए से बड़ा हो रहा है, जबकि हमको बोल क्या रहा है कि ए बी से बड़ा होगा। तो ये जो आपका ए है वो आंसर नहीं होगा। दूसरी केस में देखो क्या है, ये आपका ए और बी है, तो यहां पास तो हमको ये दिख गया कि हमारा ए बी से बड़ा आ रहा है, मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो गई। पर यहां पास एक चीज देखो कि आपका बी कितना है 12 है, और हमको क्या बोल रहा है कि जो आपका बी है वो क्या होगा, जो आपका बी है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बी क्या हो रहा है, यहाँ तो बी 12 के बराबर ही हो गया, 12 से जबकि बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या है, बी हमारा 12 है और हमको बोल क्या रहा है कि बी 12 से बड़ा हो क्या गया, बी 12 के बराबर हो गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में फिर आपको दिख रहा है यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास एक्चुअल में जो आपका ए है वो छोटा हो गया बी से, जबकि बोल क्या रहा है ए से बड़ा हो। 24 36 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है, छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, कट हो गया। अंतिम में बचा क्या, ये। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, टिक कर देना है, चेक नहीं करना है छोटा बड़ा है, सीधे आंसर को टिक कर देना है। यदि आंसर ये नहीं होगा तो विलोपित होगा, लेकिन आंसर आपका यही होगा। ठीक है, चलिए चेक भी कर लीजिए। यहाँ पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ए बी से बड़ा है, बी कितना है 24, 24 किससे 12 से बड़ा है, तीनों कंडीशन क्या हो गई, फॉलो हो गई। आपका आंसर कितना आ गया, डी 36 और 24। तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या होंगे, 36 और 24। ठीक है, बढ़िया आसान क्वेश्चन था, बस कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से हमने इसको बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, आइए अगला टाइप देखते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका एचसीएफ 16 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। यहां मैं आप लोगों को कुछ एक तरीका बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी बेस होगा, उनका रीड होगा, इसलिए यहां पास आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं। पढ़िए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका एचसीएफ 16 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझाने के पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक हमने ले लिया 16 और एक हमने क्या ले लिया, एक हम ले लेते हैं 16 और एक हम ले लेते हैं आपका 16 दूनी 24 28। चलिए दूसरी संख्या हमने ले ली 28। हमारे पास में दो संख्याएं हैं 16 और 28। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप 16 और 28 का एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर से आप 16 और 28 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो क्या करोगे, 28 में आप 16 का भाग दोगे, 16 एकम 16, 8 में से 6 गया बचा 2 और यहाँ से बचा 1, ये आप यहाँ 16 यहाँ उतर जाएगा, 12 एकम 12 है ना, कि कितना है आपका 4। अब आप 12 को 4 से भाग दोगे तो 4 तिहाई 12, पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजित हो गया। अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पास आपका 16 और 28 का क्या एचसीएफ ऑफ 16 और 28। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं दूसरा। ठीक है, माना कि दो संख्याएं 16 और 28 हैं, तो हम उस पर एक कुछ सॉल्व करके कुछ यहां से रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो उसको समझिएगा। ठीक है, तो 16 और 28 का हमने क्या देखा, एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, पहला तरीका। अब आप यहां पास देखिएगा 16 लिखा और हमने क्या लिखा, यहाँ 28 लिखा। देखिएगा 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 4 लिख सकता हूं। 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 7 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। ठीक है,
अब आप यहां पर से एक चीज देखोगे कि दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में आपको यहां पर से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4, कॉमन 4, ठीक है। इसके बाद में 7 क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है। तो यहां से हमने क्या देख लिया, यहां से भी हम निकाल सकते थे कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, यहां से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 4। और हमने इस तरीके से भी निकाल के देख लिया क्या कि हमारा एचसीएफ 4 आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका गुणनखंड विधि से हमने क्या निकाला, इसका एचसीएफ 4 निकाला। चलिए अब इसके बाद में एक चीज और देखिएगा, अब यहां पर बच क्या रहा है, यहां बस आपको ध्यान देना है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो ये तो क्या हो गया, 4 4 दोनों में कॉमन था, तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये जो 4 है और ये जो 7 है, ये क्या है, यहां समझिएगा। एक पल के लिए मान लीजिए किसको, इसको आप ए और इसको आप मान लो क्या, बी, इसको क्या आप मान लो बी। मतलब यदि मैं कभी आपसे कहूं कि एक संख्या है 4a और मैं आपसे कहूं एक संख्या है 4b, तो संख्या 4a और 4b इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 4a 4a, पर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो एक संख्या 4a है, दूसरी संख्या 4b है। जब कभी आपको ऐसी संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो आपको सीधे बताना है क्या इनका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि एक संख्या है XA और एक संख्या है XB, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या बताओगे सर, X होगा। क्या दोनों में कॉमन क्या है, X। समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये जो संख्या आपकी A और B है, क्या जो संख्याएं A और B हैं, यह कैसी संख्या होनी है, ये संख्या सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए, वह संख्याएं एक दूसरे से विभाजित ना हो। यहां आप देखो 4 और 7 क्या एक दूसरे से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी कंडीशन पे क्या होगा, ये आपका जो है मेथड लागू होगा, क्या कि दो संख्याएं आपका 4a 4b है, जहां a और b कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। a और b कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। उस कंडीशन पे XA और XB का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा आपका, X होगा। ये आपको समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो पहला आप ध्यान रखना, कभी भी आपसे बोल दे कि किसी भी संख्या, मान लो कि हमारे पास में बोल दे कि हमारे को पास में दो संख्याएं हैं XA और XB, तो बताइए इनका एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोलोगे X। एक संख्या आपके पास में है 3x और एक संख्या है आपके पास में 3y, बोलो 3x और 3y का एचसीएफ कितना होगा, तो आप बताओगे 3। समझ में आ रहा है हो। यहां पास देखो 16 को हमने क्या लिखा, 4 गुणे 4, 28 का लिखा 4 गुणे 7, दोनों में कॉमन क्या है, 4 4, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 4। तो पहला यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि संख्याएं XA और XB का एचसीएफ क्या होगा, X। कब, जब आपका A और B सह अभाज्य हो, एक दूसरे से विभाजित ना हो, कंडीशन। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन बतलाऊंगा, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको, क्लियर हुआ यहां तक। अभी देखिएगा, देखो ये हमने क्या एचसीएफ निकाली है। यदि मैं आपसे कहूं कि 16 और 28 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। आप क्या करना है, आपको 16 और 28 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, ये आपने लिखा 16 और ये आपने लिखा 28, ध्यान दीजिएगा, 2 8 16 और ये 14, उसके बाद में 2 चौको 2 7, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 2 7, 2 एकम 7 और 7 एकम 7, कितना आएगा बताओ, 16 और 28 का एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, कितना, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16 और 16 पच्चे 80 और 16 सत्ते 112, तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 16 और 28 का एलसीएम कितना आया बोलो, 112 आया। ठीक है, कितना आया, 112 आया। तो यहां पास मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पास देखिएगा एलसीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा 112 आया। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं यहां पास कुछ मिटाऊंगा। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है ना, देखना देखो कितना आ गया आपका, 16 और 28 का एलसीएम कितना आ गया, 112 आ गया। और हमारा एचसीएफ कितना था, एचसीएफ हमारा आया था 4।
मैं इस 112 को और क्या लिख सकता हूं, देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूं 4 गुणे 4 गुणे 7। मैं इस एलसीएम को 112 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 4 गुणे 4, कैसे, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये क्या है आपका 7। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 गुणे 4 गुणे 7। अब आप यहां पास मेरे को चीज बताओ कि यहां आपका एचसीएफ कितना है 4, ये क्या है 4। तो यहां पास ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या है आपका एचसीएफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एचसीएफ गुणे 4 गुणे 7, 4 गुणे 7। यहां तो आपको क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हुआ। मतलब क्या है कि जो आपका एचसीएफ है वो आपके एलसीएम में छुपा हुआ होता है हमेशा। आपका जो दी हुई संख्याओं का यहाँ पर 16 और 28 का जो एचसीएफ है, और यदि आप इसका एलसीएम निकालोगे तो उसके एलसीएम में दी हुई संख्याओं का एचसीएफ हमेशा छुपा हुआ रहता है या साथ में चिपका हुआ रहता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, तो अच्छा, अब आपको यहां पास से एक चीज और निकालना है और क्रॉस चेक करके देखना है। एक तो हमको ये मालूम पड़ गया, ठीक है, और दूसरा और चीज देखिएगा, यदि मैं ये दो संख्या है 16 और 28, यदि मैं इनका गुणा करूं, यदि मैं इनका गुणा करता हूं, तो अब आपको ये घर में क्रॉस चेक करना है। हमने जो एचसीएफ निकाला है, जो हमने एचसीएफ निकाला है और जो हमने एलसीएम निकाला है, एचसीएफ कितना निकाला है 4 और एलसीएम कितना निकाला है 4 गुणे 4 गुणे 7, अर्थात कितना 112। गुणा करके देखिएगा क्या यह मान 16 और 28, 16 गुणे 28, 16 गुणे 28 बराबर 4 गुणे 112, ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि ये बराबर आएगा मतलब क्या होता है कि दी हुई संख्याओं का, यदि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा इनका एलसीएम गुणे क्या होगा इनका एचसीएफ। ये मैं आपको प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा था, ठीक है। अभी जो जो कुछ हमने यहां से निकाला है, देखिएगा कि मैं आगे कैसे यूज करूंगा, मैं आपको बताना क्या चाहता था वो भी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, ठीक है, आइए देखो भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ कितना है 16 है, तो दो संख्या ज्ञात करो। देखो, माना कि पहली संख्या हमने क्या है, यहाँ पास हमारा एचसीएफ हमको दिया हुआ है, एचसीएफ हमको 16 दिया हुआ है। अभी हमने क्या देखा था, समझिएगा, माना कि पहली संख्या क्या होगी, माना कि पहली संख्या आप यहाँ क्या कर लोगे, मान लोगे, माना क्या, जो आपकी फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो कितना है 16A, और यहाँ पास क्या आपको 4:5 में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, ए और बी को नहीं मानना है, तो क्या कर दोगे आप यहाँ पास में 16 गुणे, चलो यहाँ पास 16 और इसको 16A ले लो, यहाँ पास क्या करोगे आप पहली संख्या को 16A ले लो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि आपको दो संख्याओं का, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पास दो संख्याओं का, यहाँ आपको दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 में। तो क्या करोगे आप यहाँ पास में ना, और आपको एचसीएफ दिया हुआ है 16, तो क्या करते हो, सबसे पहले आप मान लो, माना पहली संख्या, माना फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर समझिएगा कितना है 4x, और सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमने मान लिया क्या, सेकंड नंबर मान लिया हमने 5x। कैसे, यहां से हमने इसको 4x मान लिया पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को हमने 5x मान लिया, क्यों, क्योंकि 4:5 में है। अब क्या है, दो संख्याएं 4x और 5x है, यदि आपको संख्या 4x और 5x का, यदि आपको एचसीएफ निकालना है, बताओ यहाँ पास 4x और 5x का एचसीएफ क्या आएगा, x आएगा। अभी मैंने आपको इसके पहले जो प्रॉपर्टी समझा रहा था वो इसलिए समझा रहा था कि दो संख्याएं, यदि 3x और 3x दिया हुआ है, 3x और 4x, मान लो 3x और 4x दिया हुआ है, तो इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ क्या होगा, x होगा, लेकिन कब, जब ये संख्याएं 3 और 4 क्या हो, सह अभाज्य हो। तो अब आप यहां पर देखो, जो 4 और 5 है, क्या ये सह अभाज्य है या नहीं, अर्थात क्या ये एक दूसरे से विभाजित है, नहीं है, अर्थात ये संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यदि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, यदि ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या होगा, यहां पर हम संख्या को 4x और 5x, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा, और हमको एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, अर्थात इन संख्याओं का एचसीएफ कितना बराबर कितना आ गया, आपको 16 दिया हुआ है, x बराबर क्या आपको 16 मिल गया।
भाई हमने पहली संख्या 4x माना और दूसरी संख्या हमने 5x माना। 4x और 5x का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, x x है, तो ये क्या आ गया आपका x आ गया। अभी इसके पहले मैंने आपको 16 और 28 वाले के एग्जांपल से समझाया था। 16 बराबर 4 गुणे 4 और 28 बराबर 4 गुणे 7, दोनों में कॉमन क्या था, 4। यहाँ पास x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो क्या आ गया आपका एचसीएफ x आ गया। लेकिन कब, जब 4 और 5 क्या हो, सह अभाज्य हो। यहाँ 4 और 5 सह अभाज्य हैं, तो ये 4x और 5x का एचसीएफ कितना आया, x आया। और एचसीएफ हमने क्या है, यहाँ पास हमको दिया हुआ है क्या, 16, तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 16 मिल गया। तो यहां से आप क्या निकालोगे, अपनी पहली संख्या निकाल लोगे। पहली संख्या क्या है, 4x, x का मान रख दो, तो कितना हो गया, 16 चौक 32 दूनी 64 और 16 पच्चे 80, तो ये क्या है आपका 5 गुणे 16। तो सेकंड संख्या क्या आ गई आपकी यहां से 18। तो यहां से क्या आ गया आपका, पहली संख्या आ गई 64 और दूसरी संख्या क्या आ गई 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। संख्याओं का अनुपात आपको चेक करना है कि जो आपको अनुपात दिया हुआ है तो वह सह अभाज्य के रूप में है कि नहीं है। यदि सह अभाज्य है तो मान लेना है पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है। 4x और 5x का आपका एचसीएफ कितना आएगा, x आएगा, और आपको एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 16, तो x का मान हमको मिल गया 16। पुट कर दो, पहली संख्या को हमने क्या माना था 4x, x की वैल्यू पुट कर दी, और दूसरी संख्या हमने माना था 5x, यहां हमने 5x का मान पुट कर दिया और कितना आ गया हमारा आंसर 80। तो पहली संख्या क्या 64 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 80। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे देखते हैं फिर। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका एचसीएफ 68 है। देखो यहां पास में क्या है, दो संख्याओं का योगफल 1224 और उनका एचसीएफ 68 है। हमको क्या दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 68। माना कि क्या है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेंगे, 68 हमको दिया हुआ है तो 68A, और सेकंड नंबर हम क्या मान लेंगे, सेकंड नंबर हम यहां से मान लेंगे 68B। 68B ये हमने मान लिया। लेकिन कब, जब आपका A और B क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। यहाँ पास A और B क्या है, सह अभाज्य है, मतलब एक दूसरे से विभाजित नहीं है। तो हमने क्या कर लिया यहां से, इसको 68 मतलब क्या, 68x, ये हमने 68A और 68B हमने जो संख्या मान ली। अब क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, मतलब क्या 68A और 68B का योग हमको कितना दिया हुआ है, 1224। उन दोनों संख्याओं का हमको योग दिया हुआ है। तो यहां से क्या कर लोगे आप, 68 कॉमन निकाल के इसके नीचे ले जाओगे, तो A प्लस B, जब आप इसको करोगे तो आप यहां से 1224 भागे क्या करोगे, 68 कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, A प्लस बी बराबर आपको मिल जाएगा, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा A प्लस बी बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको मिल जाएगा A प्लस बी बराबर, भाग दीजिए, तो 68 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 4 8 13, 13 में से 13 और 3 5 3 18, तो ये आपका A प्लस बी का मान, A प्लस बी का मान कितना आ गया, यहां से आपका 18 आ गया। ठीक है, अब क्या संख्याएं यहाँ A और B के क्या क्या मान रखें कि आपका 18 आए, लेकिन आपको इनका वैल्यू 10 और 8 भी रख सकते हैं। यहाँ पास क्या है, A और B का मान, यदि A का मान 10 रखेंगे और B का मान 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 18। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो आपका A और B है वो क्या है, वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात एक दूसरे से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो बताइए, यदि A का मान 10 और B का मान 8 रखते हैं तो वो संख्याएं 10 और 8 सहअभाज्य है, नहीं है, सॉरी क्या है, सहअभाज्य नहीं है ना, वो क्या है, एक दूसरे से विभाजित हो रही हैं। तो फिर क्या रखोगे आप बताओ, यहाँ पास 9 और 9, 9 और 9 भी क्या होती है, सहअभाज्य होती है। और हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, कि ऐसे तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म बन सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या मिल गया आपको, इक्वेशन A बराबर A प्लस बी बराबर 18 आ गया। तो क्या क्या मान हो सकते हैं, देखिए, एक पहला 1 और 17 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 और 16 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 और 15 हो सकता है, और क्या 4 और आपका 14 हो सकता है, 4 और 14 हो सकता है, 5 और आपका 5 और 13 हो सकता है 18, और क्या हो सकता है 6 और 12 हो सकता है, 6 और 12 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है 7 और 11 हो सकता है, और क्या हो सकता है इसको 8 और 10 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो 9 और 9 ले सकते हो। तो कुल इतने युग्म हमारे पास में हो सकते हैं, कितने, कुल इतने युग्म, क्या 1 और 17, 2 और 16, 3 और 15, 4 और 14, 5 और 13,
6 12 7 11 8 10 और 9 9। लेकिन हमको उन्हीं संख्याओं को लेना है, उन्हीं युग्म को लेना है जो कैसे हो, सह अभाज्य हो। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पास जब हमने संख्या मानी थी, पहली संख्या 68A और 68B, वो कब मानी थी कि जब आपका A और B क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से A 2 और 16 ये क्या सह अभाज्य है? नहीं। क्यों? ये विभाजित इनमें भाग जा रहा है। 3 और 15 भाग जा रहा है। 4 और 14 विभाजित हो रहे हैं। 5 और 13 विभाजित हो रहे हैं क्या? नहीं। ये हो सकता है। 1 और 17 भी हो सकता है। 6 और 12 विभाजित हो रहे हैं। 7 और 11 विभाजित नहीं हो रहे, हो सकता है। 8 और 10 विभाजित होते हैं, और 9 और 9 तो होता ही होता है। तो ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं? 1 और 17, 5 और 13 और 7 और 11, अर्थात ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं। कितने? 3 युग्म, ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसका आंसर। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी भुजाएं 284 मीटर और 248 मीटर हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने कम से कम बराबर आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं। आपके पास में क्या है? आपके पास में एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि उसकी एक भुजा जो क्या है 284 है, और दूसरी कितनी है? 248 है। तो इसमें हम कितने बड़े से बड़े आकार के, मतलब कितने कम से कम टाइल्स और बराबर संख्या में। तो मैंने आपको जब बताया था, जब कभी भी आपको एचसीएफ प्रश्न में तय करना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो वहां आपको पकड़ना है कुछ टर्म। यदि आपको कम से कम, और पहला तो क्या बोल दिया है? बराबर। लेकिन आपको यहां पास में क्या दिख रहा है? कम से कम। और वहां पास में क्या है? अधिकतम। यदि आपको कम से कम संख्या, मतलब आपको इसमें टाइल्स लगाना है, पर टाइल्स कितने हो, आप कम से कम टाइल्स लगाओ। यदि आपको कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है, यदि आपको कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है, तो क्या करोगे आप? टाइल्स का आकार बढ़ा दोगे। यदि आप टाइल्स का आकार बढ़ा दोगे तो कम से कम टाइल्स लगेंगे। तो क्या करोगे आप? अधिकतम। यदि आपको कम से कम टाइल्स लगाना है तो आप क्या करोगे? अधिकतम आकार की टाइल्स लगाओगे। आ रहा है समझ में? तो यहां पास में क्या बोल रहा है? आपको पहला टर्म ये पकड़ना है, बराबर बोल रहा है। एक तो हमको ये हिंट मिल गया। फिर क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने कम से कम बराबर आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। तो यहां ध्यान से समझिएगा, यदि हमको कम से कम टाइल्स लगाना है तो हम क्या करेंगे कि टाइल्स यदि कम से कम लगाना है तो उसको हम अधिकतम साइज लेंगे। यदि मान लो कि मैं यहाँ पास छोटे छोटे टाइल्स लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पास मैंने 4 और 2 6 टाइल्स लगा दिए, और इन 6 टाइल्स की जगह यदि मैंने इतने ही बड़े आकार का एक टाइल्स लगा दिया, तो हम यदि हमको कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है तो हमको टाइल्स का आकार बढ़ाना होगा। अर्थात क्या? कम से कम का मतलब होता है अधिकतम आकार का। इसको पकड़िएगा। तो कम से कम क्या होगा? कम से कम टाइल्स मतलब क्या? अधिकतम आकार का। तो ये वर्ड हमारे पास में क्या आ गया? अधिकतम आकार का टाइल्स। तो कुछ नहीं करना है, जब ये हमने 2 टर्म पकड़ लिए तो आपको इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। 284 और 248 का आपको यहाँ एचसीएफ निकालना है। किसका? 248 और 284 का आपको यहाँ से एचसीएफ निकालना है इस प्रश्न में। चलिए इसका निकाल के देखिएगा आप लोग कितना आ रहा है आपका 284 और आपका 248 का आपको एचसीएफ निकालना है। जब आप 284 और 248 का एचसीएफ निकालोगे, मैं यहां पर डायरेक्टली निकाल रहा हूं, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा? आपका एचसीएफ आएगा 4। ये जो 4 आ रहा है ये क्या है? आपका अधिकतम आकार की टाइल्स की। ये क्या है? आपको कैसी टाइल्स यूज करनी है? वर्गाकार। आपको स्क्वायर टाइप की, कैसी? वर्गाकार टाइल्स यूज करनी है। तो आपको, आपके पास में मैदान कैसा है? आयताकार है। और आपको टाइल्स कैसे यूज करनी है? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं। और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो हम यहाँ पास जो टाइल्स की जो हमारी एक भुजा आ रही है वो अधिकतम आकार की भुजा है, और उसकी भुजा की माप कितनी है? 4। मतलब जो हम वर्गाकार टाइल्स यूज करेंगे उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो यदि एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है तो टाइल्स का आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल जो आपका वर्गाकार टाइल्स है, जो आपका वर्गाकार टाइल्स है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और आपको
ये जो आपको यहाँ पास मैदान दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना कर दोगे 284, और वर्ग कितनी संख्या आपको टाइल्स की क्या निकालनी है, संख्या निकालना है, आपको टाइल्स की संख्या निकालनी है कि कितनी टाइल्स प्रयोग हो रही हैं। तो क्या करोगे, आपके जो मैदान का क्षेत्रफल है उसमें भाग दे दोगे आपके किसके, वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे दोगे, तो भागे कर दोगे 4/4 कर दोगे। तो यहां से आपको जो आंसर मिल जाएगा कितना आएगा, यहां से आप भाग देके देखिएगा, तो जो आपका आंसर यहां से आएगा जब आप इसको भाग दोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 4402। तो आप क्या करोगे, यहां पास से 4402 टाइल्स आप यहां पास प्रयोग करोगे, कितनी 4402। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए हमको क्या बोल रहा है कि आपको एक आयताकार मैदान दिया हुआ है जिसकी एक भुजा कितनी है 284 और एक 248। इसमें बोल रहा है कि कितने कम से कम बराबर वर्गाकार आकार की टाइल्स का प्रयोग करना है। यदि कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है तो साइज, जो टाइल्स का जो साइज होगा, जो आकार होगा, वो अधिकतम होना चाहिए। यदि हम जो टाइल्स जो हमको मैदान में लगाना है, इस पूरे मैदान में जो हमको टाइल्स लगाना है, यदि हम छोटी छोटी टाइल्स लगाएंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पास क्या बोल रहा है कि आपको कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है। यदि आपको कम से कम टाइल्स का प्रयोग करना है तो आपको टाइल्स का आकार को बड़ा करना होगा। ठीक है, तो मतलब क्या, कम से कम टाइल्स का मतलब क्या, अधिकतम आकार की टाइल्स। ठीक है, तो ये तय हुआ कि एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, तो आप इसका एचसीएफ निकाल लोगे पहले, जो आपको दिया हुआ है। एचसीएफ कितना आया 4। ये 4 क्या है, उस टाइल्स की अधिकतम भुजा की लंबाई है ना। तो 4 मीटर जो है, जो हमारी टाइल्स है ना, जो वर्गाकार टाइल्स है, तो उसकी जो मैक्सिमम जो भुजा हो सकती है वो 4 मीटर हो सकती है। तो ये क्या, इसकी एक भुजा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 × 4 होगा। तो हमको इस पूरे मैदान में लगाना है, तो इसके क्षेत्रफल में हम टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमको टाइल्स की संख्या मिल जाएगी। तो कितनी आई, 4402। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, टाइप 10, किसी किसान के पास 945 गाय है, 945 गाय है और 2475 भैंस है। वह इनके न्यूनतम समूह को चराना चाहता है, जिससे कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के एवं बराबर जानवर हो। देखिएगा, वर्ड पकड़िएगा, बराबर जानवर हो। तो ज्ञात कीजिए ऐसे कितने समूह बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है घर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि वह इसके न्यूनतम समूह को चलाना चाहता है और प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हो। मतलब जो आपकी 945 गाय है तो उसके आपको न्यूनतम समूह बनाना है। यदि आपको न्यूनतम समूह बनाना है तो एक समूह में अधिकतम संख्या होगी जानवर की, तब तो समूह की संख्या न्यूनतम होगी। समझ पा रहे हो। यदि आपको, जो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने बताया था 100 सेवफल और 90 आम के, तो आपको क्या करना है कि अधिकतम संख्या के समूह बनाना है, तो न्यूनतम समूह बनेंगे। तो एक समूह में यदि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम गाय को रख दें तो समूह की संख्या क्या होगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पास से हमको टिक क्या मिल गई, एक मिल गया हमको बराबर। न्यूनतम समूह बनाना है तो क्या होंगे, हम एक समूह में अधिकतम गायों या भैंसों को रखेंगे। तो हमको यहां से बेसिकली क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, 945 जो हमको गाय दिया हुआ है और 2475 का क्या हमको निकालना है, यहां से एचसीएफ निकालना है। और जो भी इसका आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, तो आपका जो भी एचसीएफ आएगा तो क्या करोगे, आप उसको एक बार 945 में भाग दोगे, आपको एचसीएफ से इसमें भाग दोगे। जो भी आएगा वो क्या होगा कि न्यूनतम गायों का समूह होगा। और एक बार क्या करोगे, आप इसको 2475 में आप एचसीएफ से भाग दोगे। कितना, 2475 में आप एचसीएफ से भाग दोगे तो वो भैंसों की न्यूनतम समूह की संख्या आएगी। और आपसे क्या पूछ रहा है, तो ऐसे कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो ये जो संख्या आएगी आपके गाय की और भैंस की, इनको आपको जोड़ के निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर आएगा आपका 21 समूह गाय के बनेंगे और आपके 55 समूह बन रहे हैं भैंस के। आप घर पे निकाल के देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिकली क्या करना है कि आपको इसका एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, तो 21 समूह बन रहे हैं गाय के और 55 समूह बन रहे हैं भैंस के। क्रॉस चेक करिएगा और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 70 और 6 76। तो कुल ऐसे 76 समूह बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए, दो संख्याओं का अनुपात
3:4 है और उनका एलसीएम 60 है, तो उनका एचसीएफ और दोनों संख्याएं ज्ञात करो। देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया है 3:4 और उनको हमको एलसीएम दिया हुआ है। मैं आपको जो एक एग्जांपल लिया था 16 और 28 वाला, वहां से आपको कुछ याद आ रहा होगा। हम क्या देख रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x4 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x7। हमने क्या देखा था, जब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाले थे तो हमको एलसीएम क्या मिला था, ध्यान दीजिएगा 4x7 मिला था। मतलब क्या है, और हमारा यहाँ पास 4 क्या था, एचसीएफ था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी हमको क्या दे दिया है, हमको एलसीएम क्या दे दिया है, हमको एलसीएम दे दिया है 60 और क्या बोला, संख्याओं का अनुपात 3:4। तो हम क्या मान लेंगे कि हमारा माना कि एचसीएफ कितना है, हमने मान लिया कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है, x है। हमने एचसीएफ x मान लिया और 3 और 4 क्या है, सह अभाज्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 3x और सेकंड संख्या को हम क्या लिख सकते हैं यहां से 4x। और 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, देखो 4x4 और 4x7, 4x4 और 4x7 का एलसीएम क्या हुआ, 4x4x7। मतलब क्या, एक बार हमने इसको लिखा, फिर ये 4 और फिर ये 7 लिखा, तो 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या लिखोगे, x गुणे 3x7। बेसिकली क्या है, ये a और ये b और ये क्या है, इनका एचसीएफ है। तो ये कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, यहां से आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना, 60। यहां आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, और ये कितना है, 4 है ना। तो यहां पर ध्यान से लिखिएगा, ये कितना है, 4। तो देखिए ये आपको 60 दिया हुआ, तो यहां से आप x के वैल्यू निकालोगे, 4 और 3 12, इसको नीचे लाके भाग दोगे तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 5। तो यहां पास क्या मिल गया आपको, x की वैल्यू 5 मिल गई। पहली संख्या क्या है 3x, x की वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा 15। दूसरी संख्या क्या है 4x, x की वैल्यू पुट करो कितना आएगा आपको यहाँ पास से 20। अर्थात एक संख्या 15 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 20। हो रहा है क्लियर। ठीक है, आ रहा है समझ में। जो मैं आपको एग्जांपल देके समझाया था इस संख्या के माध्यम से, है ना, उसमें क्या है, जैसे 16 को हम क्या लिखते हैं 4x4 और इसको हमने क्या लिखा 28 को 4x7, दोनों में कॉमन क्या है 4। और जब हम 16 और 28 का एलसीएम निकाले तो कितना आया था 4x7 आया था। तो बेसिकली क्या था, एक कॉमन टर्म था जो कि एचसीएफ था, वो क्या 4 था, फिर ये क्या था 4 था और ये एक 7, तो ये 4x7। ठीक इसी तरह से हमारे पास में पहली संख्या क्या है 3x है और सेकंड संख्या क्या है 4x है। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है x है, फिर बचता क्या है 3 और 4, तो 3 और 4, तो हमने क्या निकाल लिया, ऐसे एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम दिया कि कितना है हमको, एलसीएम हमको 60 दिया हुआ है, बराबर किसके हो जाएगा, x गुणे 3 गुणे 4, 4 के 12, 60 में 12 का भाग देंगे कितना आएगा 5। और पहली संख्या क्या है 3x, तो 3 गुणे 5 15, सेकंड संख्या 4x, तो 4 गुणे 5 20। और आपसे पूछा है तो उनका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है आपका 5, ये क्या है आपका एचसीएफ। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, आपको क्या बोल रहा है, एलसीएम जो है उन संख्याओं के एचसीएफ का, उन संख्याओं के एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का आपको योग दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का आपको, एचसीएफ का आपको योग कितना दिया हुआ है 403 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए इसको। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है जी। तो देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पास ये हमको वैल्यू दिया हुआ है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसी से हमको आंसर को आगे निकालना है। देखो हम क्या करते हैं, हमको एचसीएफ पता है क्या, नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना है, x है। यदि हमको एचसीएफ, यदि हमने एचसीएफ को x मान लिया है
तो क्या है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसको हमने एक्स ए मान लिया, और सेकंड नंबर हमने कितना मान लिया, यहां से हमने सेकंड नंबर को मान लिया एक्स बी। पहली चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा क्या बोल रहा है आपको कि जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। तो आपका यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एचसीएफ हमने कितना एक्स माना था और गुणे क्या हो गया 12, मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया 12x आ गया। कितना आ गया आपका एलसीएम 12x आ गया। और आपको एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, 403 दिया है, मतलब एचसीएफ x और एलसीएम कितना निकाला आपने 12x निकाला। 12x बराबर कितना दिया हुआ है आपको 403 दिया हुआ है, अर्थात क्या 13x बराबर कितना 403। तो यहां से x का मान कितना जाएगा, यहां से आप x का मान निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 31। कितना 31। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा है। तो x का मान कितना आ गया आपका 31 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा यदि पहली संख्या एक्स ए है और सेकंड संख्या आपका एक्स बी है तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ मेरे को आप। तो ये हो जाएगा आपका एक्स ए गुणे बी, और आपको इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम हमने कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमको दिया हुआ था एचसीएफ गुणे 12, 12 गुणे 31, मतलब जो आपका एलसीएम है वो कितना है 12 गुणे, देखिएगा आपका एलसीएम कितना है 12 गुणे एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 31 आ गया। तो ये कितना हो गया 12 गुणे 31 बराबर ये कितना है 31, और ए गुणे बी, देखिएगा ध्यान से 31 से 31 कट जाएगा तो ए गुणे बी बराबर कितना आ गया 12। ध्यान दीजिएगा ए गुणे बी बराबर कितना आ गया 12। तो ए और बी का क्या वैल्यू लूं कि 12 आए, और ए और बी क्या है यहाँ पर सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास मैं ए और बी का मान क्या ले सकता हूँ 4 और 3, 4 3 12, और 4 और 3 क्या है सह अभाज्य है। तो ए और बी का मान कितना आ गया 4 और 3। तो यहां से पहली संख्या क्या हो गई, एक संख्या आपका x बराबर 31 और a को मान लो हमने 3 ले लिया तो ये कितना हो गया ये आपका आ जाएगा। और सेकंड संख्या क्या होगी x बराबर 31 और b बराबर क्या 4। तो ये हो गई आपकी 31 गुणे 3 पहली संख्या और 31 गुणे 4 आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, पहली संख्या 31 गुणे 3 और सेकंड संख्या क्या हो गई 31 गुणे 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का योग व अंतर क्रमशः 592 और 518 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उन दोनों संख्याओं का योग 296 है। देखिएगा दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का योग मतलब क्या है, दो संख्या यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या है तो जो उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ का योग आपको दिया हुआ है 592 और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का आपको अंतर दिया हुआ है 518। ठीक है, और दोनों संख्याओं का आपको योग दिया हुआ है 296। तो आपसे पूछ रहा है तो दो संख्याओं का इतना इतना इतना, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करना है और इतना पैरामीटर आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है ये मालूम पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करके बताना है। सारा का सारा हिंट मैंने आपको दे दिया है, कितना आंसर आपको आ रहा है डायरेक्टली आप एबीसीडी करके भी बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पास हमारा एचसीएफ का टॉपिक खत्म होता है। मैं मानता हूँ क्लास थोड़ी लंबी गई है लेकिन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बकायदा बताइएगा। मैं आने वाली क्लास में आप लोगों को वो क्वेश्चन का टॉपिक या वो टाइप को मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, क्लास काफी लंबी हो गई है, काफी दिन बाद हमारी क्लास भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, टाटा बाय बाय, ओके।